क्वेश्चन देखना था, राइट? यस बच्चों, सीएम इंटर ग्रुप वन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहा था। लास्ट लेक्चर में बोरोइंग कॉस्ट का हमने डिस्कशन किया था, जिसमें अदर इशू हमने बस हेडिंग पढ़े थे, कब रोकना है, कब परमानेंट बंद करना है। एक बार वो अदर इशू फिर से डिस्कस करेंगे, फिर से मतलब लास्ट लेक्चर में डिस्कस नहीं किया था हमने, अभी डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो सब लोग साथ में घर पे रिवाइज कर रहे हो ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। AS1 बहुत सिंपल था, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। देन AS12 अगेन गवर्नमेंट ग्रांट है ना, 4 टाइप की ग्रांट थी हमारी, याद आ रहे हैं सभी को? माधुरी याद है ना? हाँ, 4 टाइप की गवर्नमेंट ग्रांट थी, उसकी ट्रीटमेंट हमने देखा था। उसके बाद हमने कौन सा स्टार्ट किया था? 16। आ जाओ, बोरोइंग कॉस्ट है ना। अब हमने इसमें 2 टर्म्स पहले समझी थी, एक बोरोइंग कॉस्ट यानी क्या और दूसरा क्वालिफाइंग असेट यानी क्या। बोरोइंग कॉस्ट यानी आपका इंटरेस्ट, कमिटमेंट चार्जेस, जो भी एंसिलियरी कॉस्ट है जो रिलेटेड टू बोरोइंग्स है, वो सारी बोरोइंग कॉस्ट रहेगी। एक बार वापस बता देता हूँ, देखो तो बोरोइंग कॉस्ट, इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्जेस, अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट और प्रीमियम, अमोर्टाइजेशन ऑफ एंसिलियरी कॉस्ट, दिख रहा है ना? हाँ, देन लीज फाइनेंस चार्जेस। बट ये लीज में कौन सी लीज है? फाइनेंस लीज। ये लीज मतलब कौन सी लीज है? फाइनेंस लीज। एक्सचेंज डिफरेंस रिलेटिंग टू फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स। बेसिकली हम लोग AS11 के साथ आज ही देखेंगे, है ना। बोरोइंग कॉस्ट के बाद हमारा कौन सा रहेगा अगला? AS11। सो ये बोरोइंग कॉस्ट है और ये है क्वालिफाइंग असेट। सो ये स्टैंडर्ड के अंदर में कौन सी बोरोइंग कॉस्ट हम लोगों को कैपिटलाइज करना है? रिलेटेड टू क्वालिफाइंग असेट। अब तक जो देखा उसके अंदर में किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पहले एक बार पूछो, सिंपल। अदर इशू स्टार्ट करो। अब कब कैपिटलाइज करना है बोरोइंग कॉस्ट? अच्छे से सिर्फ इसी पे ध्यान देना, बाकी और कुछ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं। बोलो बेटा, व्हेन टू कैपिटलाइज द बोरोइंग कॉस्ट। बचपन में बेसिक पढ़ा था हम लोग, कोई भी खर्चा कैपिटलाइज कब करते हैं? जब उसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म तक मिलता है, या फिर वो खर्चा नेसेसरी टू मेक दैट असेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज है, तो कैपिटलाइज कर दो। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है FEB होना चाहिए, FEB फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, या फिर LTB लॉन्ग टर्म बेनिफिट, यस और नो, तो कैपिटलाइज कर देंगे। नहीं तो वो तो रेवेन्यू खर्चा है, यस और नो। आज सो व्हेन रिजल्ट्स आर लाइकली टू गिव फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एंड कैन बी रिलायबली मेजर्ड। अच्छा, ये तो हमने छोड़ ही दिया, मेजर भी तो करते आना चाहिए। पता चला मेजर नहीं करते आ रहा है, बोलो आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे क्या? सर ऐसा कोई खर्चा जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है लेकिन मेजर नहीं कर सकते हैं? काफ़ी सारे एग्जाम्पल है। जैसे आप लोगों ने आपकी फर्म, प्रैक्टिसिंग फर्म बनाई CMA होने के बाद, दिन रात आपने मेहनत किया उसके लिए, उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म मिलेगा कि नहीं? क्या होगा? ओके, मैं टेंशन में आ, उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म मिलेगा ना? यस सर। बट कितना बेनिफिट मिलेगा कोई मेजर कर सकता है? या आपने उस लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए कितना खर्चा किया कोई मेजर कर सकता है? आपने दिन रात एक करके, खून पसीना एक करके आपका गुडविल बनाया, तो कितने का खून और कितने का पसीना मेजर कर सकते हो क्या? नो। तो ऐसे भी कुछ खर्चे हैं या ऐसी भी कुछ कॉस्ट है जिसका आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट तो मिलता है लेकिन आप उससे मेजर नहीं कर सकते। हाँ नेहा, लेता हूँ बेटा, वापस बताता हूँ एक बार, डोंट वरी। सो ऐसी भी कुछ कॉस्ट है जिसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट तो है लेकिन आप मेजर नहीं कर सकते, तो वो रिकॉग्नाइज भी नहीं करेंगे। सो हम लोगों को यहाँ पे वो ही बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना है विच वी कैन मेजर रिलायबली
एंड जिससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। दूसरा, ये कैपिटलाइज कर देंगे अगर ये दोनों चीज है तो। कौन सी दो चीज रे बेटा? लॉन्ग टर्म और एफईबी एंड मेजर। तो यहां पे लिख दूं क्या? एफईबी होना चाहिए एंड कैन बी मेजर्ड। बेटा अप्लाई करना है। दूसरा, कौन सी बोरोइंग कॉस्ट आपने कैपिटलाइज करना है? वही जो डायरेक्टली अट्रिब्यूटेबल टू द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। वैसे देखा जाए तो इनडायरेक्टली सारे खर्चे हम लोग धंधे के लिए ही कर रहे हैं, तो क्या सारे कैपिटलाइज कर देंगे क्या? इनडायरेक्टली नहीं देखना है, डायरेक्टली। मैं मेरे एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ? ताकि बिजनेस अच्छा चले। उससे क्या होगा? बिजनेस का नाम होगा। उससे क्या होगा? गुडविल होगी। तो क्या मैं सैलरी गुडविल में कैपिटलाइज करा हूँ क्या आज तक? सैलरी कहाँ डालते हैं? P&L के डेबिट में। तो इनडायरेक्टली सैलरी भी किस चीज के लिए दे रहे हैं? बिजनेस स्मूथली ऑपरेट होने के लिए, ताकि बिजनेस अच्छा चले, फ्यूचर में सेल बढ़े, तो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। तो क्या सैलरी भी कैपिटलाइज करते हैं? नो। इनडायरेक्टली सैलरी भी उसी के लिए है, इनडायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी बिल भी उसके लिए, बट हमें इनडायरेक्ट रिलेशन देखना है, डायरेक्ट। सो इसीलिए यहाँ पे क्या वर्ड है बेटा? डायरेक्टली अट्रिब्यूटेबल टू द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दैट क्वालिफाइंग असेट। सर मैंने लोन लिया एक ट्रक खरीदने के लिए, बरोबर है। वो लोन के लिए मैंने प्रोसेसिंग फीस पे किया 50,000 रुपए, प्रोसेसिंग फी डायरेक्टली अट्रिब्यूटेबल टू द बोरोइंग फॉर दैट ट्रक। तो 50,000 रुपए प्रोसेसिंग फी, क्या वो ट्रक की कॉस्ट में कैपिटलाइज होगी क्या? सोच समझ के जवाब देना, यस और नो। ओके, आपने मेरे शब्दों पे गौर ही नहीं किया। मैंने आपको पहले दिन से क्या बताया स्टैंडर्ड में? क्वालिफाइंग असेट के लिए ही जो बोरोइंग कॉस्ट इनकर किया वो ही कैपिटलाइज होगी। पहले तो ये सवाल पूछो क्वेश्चन से, सब बराबर है, डायरेक्टली अट्रिब्यूटेबल अपनी बोरोइंग कॉस्ट है, ये वो सब बराबर है, बट ट्रक क्वालिफाइंग असेट है क्या? क्या होता है क्वालिफाइंग असेट बताओ? ऐसी असेट विच गेट्स सब्सटेंस और विच टेक substantial period of time to get ready for its intended use। अब मैंने तो ट्रक बना बनाया खरीदा है, ट्रक में बना रहा हूं, बना बनाया। सो ट्रक को मेरे बिजनेस में लेकर आने के लिए क्या सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगेगा? ट्रक तो बना बनाया है ना। तो ट्रक क्या क्वालिफाइंग असेट है? नो। जब वो क्वालिफाइंग असेट ही नहीं है तो आगे का सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रोसेसिंग फी, बोरोइंग कॉस्ट, ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल ही नहीं है। कुछ समझ में आई क्या बात? सो सबसे पहले जब भी AS 11 का क्वेश्चन आएगा तो आपने उस क्वेश्चन से पूछना है, हे क्वेश्चन बता ये क्वालिफाइंग असेट है क्या? आप भूल गए क्या? मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ 2 दिन से? क्वालिफाइंग असेट्स के लिए जो बोरोइंग कॉस्ट इनकर किया वो ही बोरोइंग कॉस्ट हम लोगों को कैपिटलाइज करना है। आपने बस बोरोइंग कॉस्ट और कैपिटलाइज करना ध्यान रखा, बट पहला वाला सेंटेंस भूल गए। क्वालिफाइंग असेट्स हमने पढ़ा ना, क्वालिफाइंग असेट्स क्या है? सो ट्रक क्वालिफाइंग असेट है क्या? नो। वो तो पैसा दिया लेके आ गए। सर वो ट्रक बनाने वाली कंपनी को ट्रक बनाने के लिए 1 साल लगा होगा, उसको छोड़ दो, वो अपने को क्या, हमारे लिए हमने बनाया या फिर हमने उस ट्रक को रेडी फॉर यूज करने के लिए टाइम स्पेंड किया, वो 12 महीने से ऊपर लग रहा है क्या? अब आपका सवाल, सर ट्रक की डिलीवरी लेट मिली, 12 महीने बाद मिली, तो सिर्फ डिलीवरी लेट मिलने की वजह से क्या वो ट्रक क्वालिफाइंग असेट हो जाएगा? तो डिलीवरी लेट मिली तो जब तक डिलीवरी नहीं मिलती तब तक आप भी कौन सा ट्रक को बुक्स में दिखा रहे हो? आप भी तो एडवांस ही दिखाओगे ना सामने वाले ट्रक सेलर को जो दिया वो। यस और नो? सो ट्रक ये क्वालिफाइंग असेट नहीं है, वो तो आप रेडीमेड खरीद रहे हो। प्लांट एंड मशीनरी रेडीमेड खरीद लिया, क्वालिफाइंग असेट है क्या? नो। क्वालिफाइंग असेट कौन सी है? जैसे हमने सिस्टम यहाँ पे पूरा डेवलप कर रहे हैं, वाइन लिकर का बिजनेस है, उसके लिए 1 साल 2 साल 25 साल 50 साल से स्टोर करके रखना है, वो क्वालिफाइंग असेट है। सो क्वालिफाइंग असेट के लिए लोन लिया तो जो लोन डायरेक्टली वी कैन अट्रिब्यूटेबल टू द क्वालिफाइंग असेट, उस लोन की बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना है। कब तक की बोरोइंग कॉस्ट? जब तक वो असेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज नहीं हो जाती। एक और एग्जांपल, मैंने ब्रिज बनाने के लिए लोन लिया। यहाँ पे पुणे में रिवर है ना, मूड़ा-मुठा नदी, वो मूड़ा-मुठा नदी के ऊपर ब्रिज बना रहा हूं मैं, मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला सरकार के, ब्रिज बना के देना है। वो ब्रिज बनने के लिए समय लगता है,
5 साल 10 साल। यस, ब्रिज क्वालिफाइंग असेट, रोड क्वालिफाइंग असेट, फैक्ट्री में प्लांट एंड मशीनरी डेवलप कर रहा हूँ, 12 महीने से ज्यादा समय लग रहा है, क्वालिफाइंग असेट। तो वो ब्रिज बनाने के लिए मैंने लोन लिया, वो क्वालिफाइंग असेट। उसके लिए जो बोरोइंग कॉस्ट लग रही है आप वो कैपिटलाइज कर सकते हो, सरकार वो बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करेगी उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में। यस और नो? हमने प्लांट एंड मशीनरी खुद ने डेवलप करने का सोचा फैक्ट्री में, उस प्लांट एंड मशीनरी बनाने के लिए जितना हमने लोन लिया है, वो प्लांट एंड मशीनरी जब तक रेडी फॉर यूज नहीं हो जाती तब तक उस लोन से रिलेटेड बोरोइंग कॉस्ट हम लोग उस मशीन के कॉस्ट में ऐड करेंगे। बरोबर? मेरे फैक्ट्री के लिए मैं एक शेड बना रहा हूं सारे एम्प्लॉय के पार्किंग के लिए। एम्प्लॉय 1000 एम्प्लॉय आते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा शेड, एकदम 50,000 स्क्वायर फीट का शेड बना रहा हूं। सारे एम्प्लॉयज की 2 व्हीलर 4 व्हीलर, कोई ट्रक ट्रैक्टर लेके आता है, सब पार्क करो अंदर। वो शेड बनाने के लिए 2 करोड़ का लोन लिया, उसके लिए बोरोइंग कॉस्ट लगी, इंटरेस्ट, कमिटमेंट चार्जेस, प्रोसेसिंग फी, ये फी वो फी। अब बताओ क्या वो शेड क्वालिफाइंग एसेट है क्या? हाँ, अगर उसके लिए सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है तो। अब बताओ वो शेड से रिलेटेड बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करूंगा क्या मैं? मेरे बुक्स में जब वो शेड दिखाऊंगा तो शेड को बनाने की कॉस्ट प्लस बोरोइंग कॉस्ट ऐड करके दिखाऊंगा। यस सर, शेड बनाते समय बीच में बारिश चालू हो गई, तूफान, और हर साल पुणे के अंदर में जुलाई अगस्त में बारिश होती है। कब होती है बारिश? जुलाई अगस्त में ना, जून जुलाई अगस्त बारिश चालू हो गई और वो शेड बनाने का काम 2 महीने के लिए रुक गया। टेम्पररी शटडाउन, टेम्पररी, हाँ, परमानेंट नहीं। सो क्या ये नॉर्मल है क्या? यस, ये पुणे में नॉर्मल है, और हम लोग उस समय ब्रिज वो शेड बना नहीं सकते, बारिश आ रही है। बट मेरी कहीं ना कहीं बैकएंड में एक्टिविटी चल रही है, शेड से रिलेटेड डिजाइनिंग वर्क, शेड से रिलेटेड ऑफिस में जो बैकएंड वर्क है वो चल रहा है। मेरी गलती है क्या बारिश आई? ये नॉर्मल है, नॉट अवॉइडेबल। इस केस में मैं बोरोइंग कॉस्ट कंटिन्यू रख सकता हूं कैपिटलाइज करना। मेरे एम्प्लॉय धरने पे बैठ गए, स्ट्राइक पे बैठ गए, और इसकी वजह से काम बंद हुआ। अब मुझे बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना रोकना होगा। बारिश आ रही है, मेरे हाथ में नहीं है, वो नॉर्मल है, नॉट अवॉइडेबल है, बराबर है? तो उस समय बट बैकएंड में प्रोसेस चालू है तो मैं कैपिटलाइज करना कंटिन्यू रख सकता हूं। एबनॉर्मल, अवॉइडेबल, इस कारण से अगर रुक गया काम और सारी एक्टिविटीज रुकी हुई है, मैं डेफिनेटली उस समय टेम्पररीली उस पीरियड का बोरोइंग कॉस्ट जो भी आपको इंटरेस्ट लगा होगा। सर इंटरेस्ट? हाँ, लोन तो ले लिया था लेकिन असेट रेडी होते होते लग गए 12 महीने, तो बैंक क्या 12 महीने का इंटरेस्ट नहीं लगाएगी? इंटरेस्ट लगाएगी नहीं, तो वो इंटरेस्ट भी क्या हो गया? बोरोइंग कॉस्ट। समझ में आया सभी को? आगे और देखो। सो ऐसी बोरोइंग कॉस्ट विच वी कैन डायरेक्टली अट्रीब्यूट टू द एक्विजिशन, कंट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन ऑफ क्यूए, क्वालिफाइंग एसेट। सो कब कैपिटलाइज करना है? एफईबी और कैन बी मेजर्ड है। कौन सी बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना है? जो डायरेक्टली attributable, direct in connection with the acquisition or production of that qualifying asset। कब कैपिटलाइजेशन शुरू करना है? कब कैपिटलाइजेशन शुरू करना है? मैंने लोन तो ले लिया, वो असेट का काम ही नहीं शुरू किया 2 महीने तक, तो बोलो बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करूंगा क्या? नो। सो मेरी एक्टिविटी स्टार्ट होनी चाहिए ना। सो 3 कंडीशन है कब कैपिटलाइजेशन स्टार्ट करना है। एक्सपेंसेस फॉर एक्विजिशन छोड़ो ना, इनकम, खर्चे इनकर तो करने चाहिए। आपने लोन लेकर के बस बैंक में पड़ा ऐसे, इनकर भी नहीं किया, कैपिटलाइज कर सकते हो क्या? कॉमन सेंस ना, लगाना तो पड़ेगा ना। लोन ले लिया असेट कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वो लोन का पैसा लगाया कि नहीं असेट में, वैसे ही पड़ा है बैंक में। बोलो कैपिटलाइज शुरू करोगे, कैपिटलाइज करना स्टार्ट करोगे, कमेंस यानी स्टार्ट करना। नो, बोरोइंग कॉस्ट इनकर होनी चाहिए। सर बोरोइंग कॉस्ट इनकर होनी चाहिए और लोन इनकर होना चाहिए, दोनों में क्या फर्क है? लोन लिया, लोन का पैसा उसमें लगा दिया, एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, यस, लोन का पैसा मैंने इनकर कर दिया।
सर बोरोइंग कॉस्ट भी इनकर करनी चाहिए। पता चला हमने लोन लिया और कोविड आ गया, सरकार ने बोला कि वो 2 महीने तक कोई भी बैंक इंटरेस्ट नहीं लगाएगी। वैसे इंटरेस्ट लगने वाला था, बट सरकार ने इंस्ट्रक्शन दिया आरबीआई के जरिए कि भैया कोई भी बैंक 2 महीने तक के इंटरेस्ट नहीं लगाएगी। अब बताओ, मैं फिर भी 2 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके उस पे कैपिटलाइज कर रहा हूं, चलेगा क्या? मैंने इनकर तो भी किया क्या? बैंक ने माफ कर दिया ना 2 महीने का इंटरेस्ट, जब मैंने इंटरेस्ट इनकर ही नहीं किया। मैं बोल रहा हूं नहीं मैंने तो लोन लेते एक्टिविटी शुरू कर दी। हाँ भैया, पहली कंडीशन फुलफिल कर दी, एक्टिविटी शुरू कर दी, बट दूसरी कंडीशन का क्या? तूने बोरोइंग कॉस्ट इनकर किया था क्या? जब तुमने बोरोइंग कॉस्ट इनकर ही नहीं किया, तुमको बोरोइंग कॉस्ट लगी नहीं, तो कैपिटलाइज क्या कर रहे हो? सो पहला, लोन का पैसा लगना चाहिए। दूसरा, बोरोइंग कॉस्ट इनकर होनी चाहिए, तुम्हारे ऊपर खर्चा ही नहीं आया, तो तुम कैपिटलाइज कर सकते हो क्या? दूसरा, तीसरा, एक्टिविटीज जो भी नेसेसरी है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दैट क्यूए, वो इन प्रोग्रेस चाहिए। अब एक्टिविटीज ऑन साइट और ऑफ द साइट दोनों में से कुछ भी हो सकती है। ऑन साइट एक्चुअल में काम चल रहा है, ऑफ साइट यानी बैक एंड की। ब्रिज मेट्रो बनाने के लिए क्या सारा काम वहीं पे रोड पे किया जाता है क्या? ऑफिस में होता है कि नहीं कुछ? तो ऑन साइट ऑफ साइट एक्टिविटीज आपकी इन प्रोग्रेस चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो यस, आप डेफिनेटली कैपिटलाइजेशन स्टार्ट कर सकते हैं। कौन सी 3 कंडीशन प्लीज मेरे साथ रिपीट करेंगे बच्चा लोग? पहला, जो एक्सपेंसेस है आपने इनकर करने चाहिए। दूसरा, बोरोइंग कॉस्ट इनकर करनी चाहिए। और तीसरा, एक्टिविटीज इन प्रोग्रेस चाहिए। चलो आगे। सो वापस एक बार, कब कैपिटलाइज करना है? एफईबी और कैन बी मेजर। कौन सी बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना है? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। कब शुरू करना है कैपिटलाइजेशन? 1, 2, 3, तीनों कंडीशन पूरी हो गई तो एक्सपेंस इनकर की होनी चाहिए, बोरोइंग कॉस्ट इनकर किया होना चाहिए, एंड एक्टिविटीज इन प्रोग्रेस चाहिए, ऑन साइड ऑफ साइड। अच्छा, कब कैपिटलाइजेशन सस्पेंड करना है? ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड व्हेन द एक्टिव डेवलपमेंट इज इंटरप्टेड। एक्टिव डेवलपमेंट मतलब जरूरी नहीं कि ऑन साइड ही काम रुक गया है, तो ऑन साइट ऑफ साइट दोनों भी काम बंद हो गया है, दोनों भी, तो उस समय के लिए टेम्पररीली रोक दो। बट इसमें एक फ्लॉ ऐसा है कि आपके हाथ में नहीं है, नॉट अवॉइडेबल सिचुएशन है। और जो हमने काम रोका है, मेरे सेंटेंस में गहराई है, प्लीज सुनना जरा, डीप है। जो हमने काम रोका है वो समय की जरूरत है, वहां पे काम रोकना ही होगा, तो वहां पे आप कैपिटलाइजेशन शुरू रखो। भले ही काम बंद है लेकिन कैपिटलाइजेशन शुरू रखो, इफ इट इज द नीड ऑफ टाइम। नदी के ऊपर ब्रिज बना रहे हैं, बाढ़ आई है, नहीं मुझे बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना है, मैं तो ब्रिज बनाऊंगा। अरे भैया, पानी का लेवल बहुत ऊपर आ गया है, ब्रिज बनाने का काम चल रहा है, बारिश चालू है, पानी का लेवल भयंकर ऊपर है, फिर भी ब्रिज बनाओगे क्या? वहां पे समय की जरूरत है, वहां पे 15 दिन 1 महीना रुकना पड़ेगा काम। फैक्ट्री में शेड बना रहा हूं, जो एग्जाम्पल लिया था थोड़ी देर पहले, तूफान बारिश चल रही है, अरे शेड उड़ जाएगा ना, वहां पे समय की जरूरत है, रुकना होगा। तो वहां पे आप बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना शुरू रखो, बट काम भले ही रुक गया तो भी चलेगा। हाँ, एक अजम्पशन है कि बैकएंड का काम चल रहा है, समझ में आए? वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते, बट आपके एम्प्लॉय स्ट्राइक पे है, इसकी वजह से काम बंद है, बरोबर है, तो वहां पे हम लोग बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं करेंगे। देन थोड़ा सा कॉमन सेंस भी अप्लाई करना है। एंड कब बंद कर देना है? सीज यानी बंद कर देना, हो गया पूरा बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना। अब देखो यहाँ पे शब्द कैसे खेले इन्होंने अपने साथ। When substantially all activities necessary to prepare that asset for its intended use or sale is complete. यहाँ पे वर्डिंग क्या है? Substantially all activity, बस ये वर्ड का ही सारा खेल है। ऑल एक्टिविटी नहीं बोला है, क्योंकि ऑल एक्टिविटी बोला तो ऑल एक्टिविटी तो मरते दम तक खत्म नहीं होती। तुमने देखा होगा बड़े बड़े मॉल बनते हैं, फिनिक्स मॉल, आज भी उसका काम चालू है, लेकिन मॉल भी 5-6 साल से चालू है ना।
आज भी अंदर कहीं ना कहीं ये टूट गया, वो टूट गया, फिर इनिशियली जो बनने के समय का कुछ काम था, आज भी कुछ न कुछ चल ही रहा है। घर बना लिया, घर की सीढ़ियों पे टाइल्स लगनी बाकी है, तो क्या हुआ, टाइल्स लगनी बाकी है, सब्सटेंशियली ऑल एक्टिविटी खत्म ना, 95% हो गया, 3-4% बचा है। बट वो जो 3-4% बचा है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो असेट रेडी फॉर यूज हो ही नहीं सकती। सर सब कंप्लीट हो गया है, बस इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देना बाकी है, तो भैया जब तक वो आएगा नहीं मैं यूज ही नहीं कर सकता हूं, मतलब सब्सटेंशियली ऑल एक्टिविटी वहां पे पूरी। सर सब कंप्लीट हो गया है, सिर्फ सीढ़ियों पे टाइल्स लगना बाकी है, या बाहर का एक दीवार का पैच एक पेंट करना बाकी है, यस बोलेंगे सब्सटेंशियली ऑल कंप्लीटेड, बस रुक जाओ। तुम तो क्या, तुम और 10 साल तक क्यों पेंट करते बैठोगे, बाहर का सीढ़ियों पे टाइल्स लगाते बैठोगे, तो क्या बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज करते बैठोगे 10 साल तक। सो सब्सटेंशियली और मेजर एक्टिविटीज खत्म हो गई, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना रोक दो। कुछ बात समझ में आई क्या, यस और नो। सो सब्सटेंशियली ऑल एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर दैट असेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, अगर असेट हम यूज करने वाले हैं तो, और फॉर सेल, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, उसे कैपिटलाइज करना बंद कर देंगे। डन, वेरी गुड। आ जाओ, डिस्क्लोजर, आपकी पॉलिसी क्या थी और कितना बोरोइंग कॉस्ट आपने कैपिटलाइज किया भैया ड्यूरिंग द पीरियड, बस खेल खत्म, 2 डिस्क्लोजर है। कुछ बात समझ में, एकदम इजी स्टैंडर्ड है। मैं एक बार पूरा स्टैंडर्ड वापस बोलता हूँ, नेहा जो आपका डाउट था वापस रिपीट कर रहा हूँ, एक बार अच्छे से ध्यान देना, नहीं समझ में आया पूछना। सो AS16 आपको क्या कहता है कि भैया सुनो, अगर कोई क्वालिफाइंग असेट है, सुनना, क्वालिफाइंग असेट मतलब ऐसी असेट विच टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल, तो उस क्वालिफाइंग असेट से रिलेटेड जो डायरेक्ट कनेक्शन में बोरोइंग्स किया है, उस बोरोइंग की जो बोरोइंग कॉस्ट है वो आपने कैपिटलाइज करना है। कब तक, जब तक सब्सटेंशियली ऑल एक्टिविटीज नेसेसरी टू गेट रेडी फॉर दैट असेट कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक कैपिटलाइज करो। बोरोइंग कॉस्ट का मतलब बता दिया, बरोबर, कौन सी असेट के लिए कैपिटलाइज करना वो बता दिया, कौन सी बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना है। देखो बेटा सिंपल 2 वर्ड में लिख के दे दिया, ऐसी बोरोइंग कॉस्ट जिससे FEB है कैन बी मेजर्ड। कब कैपिटलाइज करना है, कौन सी, सॉरी विच बोरोइंग कॉस्ट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। तीसरा, कैपिटलाइजेशन कब स्टार्ट करना है, 3 कंडीशन, जो आपने लोन लिया उसका पैसा आपने असेट के लिए लगाना शुरू कर दिया, इनकर कर दिया, बोरोइंग कॉस्ट भी आपने इनकर किया है, पैसा भी लगाया है लोन का और बोरोइंग कॉस्ट भी इनकर किया। बोरोइंग कॉस्ट इनकर किया मतलब वो बैंक वालों को दे दिया या लायबिलिटी एक्सेप्ट कर ली, बरोबर है क्या। और तीसरा उसके अंदर में एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर दैट QA आर इन प्रोग्रेस। कब रोकना है, टेम्पररीली शटडाउन हुआ बट वो समय की जरूरत नहीं है, रोक दो, समय की जरूरत है इसके लिए हमें रोकना पड़ा, तो बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना नहीं रोका तो भी चलेगा, हम लोग वो करते रहेंगे। फिर से बताता हूँ, टेम्पररीली इंटरप्ट हुआ है, हमारी गलती के कारण अवॉइडेबल है, बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना रोक दो। हमारी गलती नहीं है, स्टिल यू कैन कैपिटलाइज बोरोइंग कॉस्ट, आसान भाषा में, इनडायरेक्ट मीनिंग स्टैंडर्ड। और कब बंद कर देंगे, व्हेन सब्सटेंशियली all activities necessary to get that asset ready for its intended use or sale are over. Substantial activities, एक काम करो, बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना बंद कर दो। एक्टिविटीज हो गई ना सारी, अब क्या करो, डन, क्लियर। आ जाओ, मॉड्यूल लाए सभी ने, नहीं लाए, अच्छा जाने दो, जरूरत नहीं, स्क्रीन पे देखो और मुझे जवाब दो, अच्छे से जवाब देना है सोच समझ के, आंसर नहीं देखना है किसी को। बताओ बेटा, TL लिमिटेड है ना, एक कंपनी है, लार्ज कंस्ट्रक्शन कंपनी विच इज प्रेजेंटली इन्वॉल्व्ड in the construction of railway bridge over the Ganga river
ओहो, ये केस हमने आज ही डिस्कस किया। ध्यान देना सभी ने और जवाब देना बेटा। द प्रोजेक्ट कॉस्ट इज 125 करोड़, 40% ऑफ विच इज फाइनेंस बाय बोरोइंग फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक। 125 करोड़ का 40% कितना होता है बेटा? करीब करीब 50 करोड़ एट द इंटरेस्ट ऑफ 3%। देयर हैज बीन डिले इन द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द प्रोजेक्ट। अच्छा, प्रोजेक्ट कंप्लीशन में डिले हो रहा है, बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना रोक देंगे, बट वेट, डिले क्यों हो रहा है वो तो देखो। The project manager of the railway bridge construction site has identified the delay of construction of a railway bridge has happened due to high water level during the monsoon month of July to September। अच्छा नहीं भैया, बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करो, तुम्हारी गलती थोड़ी है। यस, यू कैन कैपिटलाइज द बोरोइंग कॉस्ट। मिस सोनाली माथुर, द अकाउंटेंट ऑफ टीएल कंपनी हैज नॉट सस्पेंडेड। बिल्कुल सही किया दीदी आपने, सस्पेंड मत करो, बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करो, सही कर रहे हो आप। उसने सस्पेंड नहीं किया, कैपिटलाइजेशन चल ही रहा है उसका ऑफ द बोरोइंग कॉस्ट एंड रिफ्लेक्टेड द सेम इन द कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग असेट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? एज पर AS 16 बोरोइंग कॉस्ट, one can suspend the capitalization of the borrowing cost in the cost of that qualifying asset if activities necessary to prepare that asset are temporarily stopped but because of avoidable reason, हमारी गलती है, स्टॉप कर दो, but if the activities necessary to prepare that asset रोक दिया, were stopped बट ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन, लाइक अब ये रिवर में पानी बढ़ गया, तो ये हमारी गलती नहीं है, अनअवॉइडेबल है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो यस, यहाँ पे बोरोइंग कॉस्ट, भले ही काम रुका है लेकिन फिर भी बोरोइंग कॉस्ट आप कैपिटलाइज कर सकते हो। ओके, नो प्रॉब्लम, यस और नो। हेंस द ट्रीटमेंट गिवन बाय मिस सोनाली इज करेक्ट एज पर AS 16। सिंपल एकदम। सर क्या बात कर रहे हो, एस के ऊपर से? एस पे बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बट कंडीशन क्या है? एस आपको समझा होना चाहिए। अगर आपको एस समझा ही नहीं और उसके अंदर में क्वेश्चन की लेंथ और विड्थ पे मत जाना, आंसर के भी लेंथ विड्थ पे मत जाना। एस समझ के इंटरप्रेट करके आंसर लिखने के लिए नंबर होते हैं, लेंथ और विड्थ के लिए नंबर नहीं होते हैं। क्लियर है? सो चेक करना जरूरी है। देखो, in this case work got suspended due to temporary delay which is समय की जरूरत, necessary part of the construction process। रोकना ही पड़ेगा ना भैया, रिवर के ऊपर से पानी बह रहा है, तुम बोलोगे नहीं मैं ब्रिज बनाऊंगा बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करने के लिए, नो, नेसेसरी है, काम रोक दो, बट यू कैन स्टिल कैपिटलाइज द योर BC। आ जाओ, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट वुड कंटिन्यू ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड, इसीलिए ट्रीटमेंट गिवन बाय सोनाली इज करेक्ट। इसका जवाब आपने देना है। ऑन 14 अगस्त 2021 पुष्कर लिमिटेड ऑब्टेन लोन फ्रॉम RBC बैंक। 65 लाख रुपीस का लोन लिया है टू बी यूटिलाइज एज अंडर परचेस ऑफ इक्विपमेंट 19,50,000। लो कैलसी पे एक बार 19,50,000 का इक्विपमेंट खरीदा उस 65 लाख में से। कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री से 26 लाख, लो कैलसीबेट प्लस 26 लाख। एडवांस फॉर परचेस ऑफ डिलीवरी व्हीकल 6,50,000। वर्किंग कैपिटल के लिए 13 लाख। टोटल करो 65 हो रहा है क्या? वेरी गुड, मतलब पूरा 65 लाख इन्होंने इन 4 पर्पस के लिए यूज किया। बताओ 65 में से 1950 कितना परसेंट हुआ? 19,50,000 डिवाइडेड बाय 65 लाख इंटू 100, 30। 65 में से 26 कितना परसेंट हुआ? 65 में से 650 कितना परसेंट हुआ? और यहाँ पे 20%। तो ये लोन मैंने इतना परसेंट लोन इस पर्पस के लिए यूज कर लिया। ओके,
आगे और पढ़ता हूँ. In March 22, the installation of machinery was completed and the construction of factory shed was completed and machinery installed. However, the truck was not delivered within 31st March 22. भाई साहब पूरे साल भर में ट्रक की डिलीवरी आई नहीं. ट्रक का एडवांस दे रखा है लेकिन डिलीवरी आई नहीं. डिलीवरी के लिए तो 12 महीने से भी ज्यादा का समय लग गया. वेरी गुड. टोटल इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च. यहाँ पे ना 4 नहीं चाहिए, 22 चाहिए. वॉज 11,70,000. बैंक वालों ने कितना इंटरेस्ट चार्ज किया पूरा? सो टोटल बोरोइंग कॉस्ट यहाँ पे 11,70,000 है क्या? अब जो स्टैंडर्ड हमने पढ़ा है पूरा स्टैंडर्ड अप्लाई कर डालो यहाँ पे. सो डायरेक्टली अट्रिब्यूटेबल टू दैट क्वालिफाइंग असेट, याद है लिखा था हमने, वो बोरोइंग कॉस्ट उस एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर दो. डायरेक्टली अट्रिब्यूटेबल. बताओ इसमें से 30% किसके लिए है? इसके लिए. एक सेकेंड. है कैपिटलाइज नहीं किया, बस मुझे 30% बताओ. 11 लाख कितना बेटा? 11,70,000 का 30%. यहाँ पे 40%, 3,51,000. यहाँ पे 40% कितना आ रहा है? यहाँ पे 10% कितना आ रहा है? और यहाँ पे 20% कितना आ रहा है? सो मैंने ये तो कैलकुलेट कर लिया बोरोइंग कॉस्ट डायरेक्टली अट्रिब्यूटेबल टू दैट एसेट. बट वो दैट एसेट क्वालिफाइंग एसेट है तो भी क्या? चेक तो करो. नाउ इसमें से कौन सी एसेट क्वालिफाइंग एसेट है? बताओ. परचेस ऑफ इक्विपमेंट क्वालिफाइंग एसेट है? नो. इक्विपमेंट परचेस कर रहे हैं या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं? परचेस. अगर इक्विपमेंट कंस्ट्रक्ट किया होता और कंस्ट्रक्शन करने के लिए 12 मंथ से ज्यादा का पीरियड लगता तो यस इक्विपमेंट तो क्वालिफाइंग एसेट है. और मैं उसकी 3,51,000 3,51,000 ना मैं उस इक्विपमेंट की कॉस्ट में ऐड कर देता था. लेकिन कब? अगर वो क्वालिफाइंग एसेट होता तो. सो ये नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट. सो अब बताओ ये कहा जाएगा? P&L के डेबिट में. क्वालिफाइंग होता तो ये कहा जाता? उस एसेट के डेबिट में. क्वालिफाइंग नहीं है तो P&L के डेबिट में. कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री शेड, यस ये क्वालिफाइंग एसेट है. कब फैक्ट्री शेड कंप्लीट हुआ? ईयर एंडिंग में. 12 महीने का समय लगा. बरोबर है क्या? सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम. सर एग्जाम में कभी कभी अगर 11.5 महीने दे दिया तो भी सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले लेना है क्या? ले लेना. क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, इन्होंने क्लियर कट वर्ड नहीं दिया. इन्होंने बोला सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम और बाद में बोला जनरली सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम इज 12 मंथ. बरोबर ना? तो 11.5 मंथ भी आया तो आपका तो डिस्क्रिप्टिव है. प्रॉपर नोट लिखना. 11 मंथ, 11.5 मंथ, 12 मंथ. 12 मंथ तो सब्सटेंशियल है ही. 11 मंथ भी आ गया तो आप नोट क्या लिखोगे? यस वी हैव कंसीडर्ड दैट 11 मंथ इज सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट दैट एसेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल. तो भी आप उसको क्या करोगे? कैपिटलाइज कर दो. आ जाओ. सो क्वालिफाइंग एसेट है. यहाँ पे कितना? 10 महीने का समय लग गया, करीब करीब 9-10 महीने का है ना. ये सो तो कर देना. सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम हम लोग उसको बोल देंगे. सर स्टैंडर्ड में 12 मंथ बोला है, जनरली 12 मंथ बरोबर है. बट आप लोग क्या करोगे? 10-11 महीने है, कर देना. ये बताओ तो आप ये क्या करोगे? इसकी ट्रीटमेंट बताओ. कैपिटलाइज इन द वैल्यू ऑफ फैक्ट्री शेड. एडवांस परचेस फॉर डिलीवरी व्हीकल. बोलो क्या क्वालिफाइंग एसेट है क्या? भले वो डिलीवर 10 साल बाद देगा तो वो तो एडवांस है ना 10 साल तक. जिस दिन डिलीवरी आ जाएगी उस दिन बचाओ पेमेंट दे देंगे उसको. हमने बनाने के लिए उसको समय लगाया. समझ में आया? नो. वो तो डिलीवरी लेट दे रहा है. ट्रक तो रेडी फॉर यूज होता है ना लेते ही. क्वालिफाइंग एसेट नहीं है. बोलो कहाँ जाएगा? वर्किंग कैपिटल नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट.
वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, बराबर। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है रे बेटा? बिजनेस में रन करने के लिए जो लगता है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट माइनस करंट, बराबर। आपके करंट लायबिलिटीज माइनस करने के बाद आपके पास कितने पैसे बचे, वो आपका वर्किंग कैपिटल है। ऐसा नहीं बोलना, ऐसा बोलना। आपने क्या किया, माल खरीदा, आया वर्ड, आगे भी आएगा वर्किंग कैपिटल, इसलिए अभी बता दे, वरना वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं। आपने माल खरीदा 10 लाख का, आपके पास पैसे कितने हैं, 7 लाख। आपने माल खरीद लिया 10 लाख का, आपके पास पैसे कितने हैं, 7 लाख। कितने कम पड़ रहे हैं, 3 लाख, बरोबर ना। तो 3 लाख के लिए आपने लोन ले लिया। सो 10 लाख का माल खरीदा, 3 लाख का आपने लोन ले लिया। सो और कितना देना है उसको, 7 लाख। तो आपके पास एटलीस्ट 7 लाख होने चाहिए, बरोबर है क्या? आपके पास कितने होने चाहिए, एटलीस्ट 7 लाख। तो वो 7 लाख ही तो आपका वर्किंग कैपिटल है। चेक कर लो, 10 माइनस 3 7 लाख, बरोबर। सर ये तो अल्टीमेटली वही मीनिंग हुआ, वो नहीं हुआ, थोड़ा सा उल्टा है। कभी शांति में एक बार समय मिले तो सोच के देखना। चलो खैर छोड़ो, ये समझ में आया सभी को? नेक्स्ट हो गया। अब आ जाओ आप AS 11 पे। नॉट अ क्वालिफाइंग, नॉट क्वालिफाइंग, क्वालिफाइंग। और कितनी कॉस्ट आई थी आपकी यहाँ पे, आया क्या? अब इन्होंने अलग तरीके से किया, हमने परसेंटेज में निकाल के कर लिया। डन। आ जाओ AS 11 पे। एक बार बोरोइंग कॉस्ट यहाँ से भी आपको रीड करवा देता हूँ, थोड़ा जो हमने देखा वो भी, ये भी रिवीजन हो जाएगा। ध्यान है। An entity shall apply this standard for borrowing cost. हो, थैंक यू, अच्छा हो गया बता दिया। ये किस चीज के लिए, फॉर बोरोइंग कॉस्ट। स्टैंडर्ड डज नॉट डील्स विद द एक्चुअल और इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्लूडिंग प्रेफर्ड कैपिटल नॉट क्लासिफाइड एज अ लायबिलिटी। क्या रे बेटा, प्रेफर्ड कैपिटल यानी क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यस और नो। अभी क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड डज नॉट विल द एक्चुअल और इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ द इक्विटी इंक्लूडिंग प्रेफर्ड कैपिटल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब क्या है बेटा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलो, डिविडेंड। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, कॉस्ट ऑफ लोन क्या है, इंटरेस्ट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिविडेंड, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। सो आपने इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा लिया, एफएम की लैंग्वेज में तो बोरोइंग ही है वो। आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसा लिया, बोरोइंग ही है। सर कैसी बात कर रहे हो, बोरोइंग लायबिलिटी में क्यों लिखते हो फिर, शेयर कैपिटल लायबिलिटी में लिखते हो ना। सर वो मतलब उधार है, हाँ किससे लिया हुआ है, ओनर से। सर वापस देना है, हाँ जिस दिन धंधा बंद होगा उस दिन, यस और नो। तो वो भी तो बोरोइंग है। एंड डिविडेंड ये बोरोइंग कॉस्ट है। डिबेंचर होल्डर से पैसा लिया, इंटरेस्ट से बोरोइंग कॉस्ट है, यस और नो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसा लिया, ये बोरोइंग कॉस्ट है। इसकी बोरोइंग कॉस्ट क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर्स की बोरोइंग कॉस्ट क्या है, इक्विटी डिविडेंड। तो भैया इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर की जो बोरोइंग कॉस्ट है, प्रेफरेंस शेयर यानी प्रेफर्ड कैपिटल, वो बोरोइंग कॉस्ट इस स्टैंडर्ड में नहीं आती, समझा। डिबेंचर की आएगी क्या, हाँ बरोबर है क्या। लेकिन इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स की जो बोरोइंग कॉस्ट है, आज के बाद अगर आपसे बोले इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स की बोरोइंग कॉस्ट क्या है, बोलना डिविडेंड, उसको फिर आगे बोलना बट वेट, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स की जो बोरोइंग कॉस्ट है जिसका नाम डिविडेंड है, वो ये 16 में नहीं आएगा। सर वो कहाँ आएगा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है ना, उसके लिए कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं है। बस कुछ नहीं, वो तो आप अप्रोप्रिएशन बोल के दिखा दो, इक्विटी डिविडेंड प्रॉफिट है तो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड भी प्रॉफिट है तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे।
सब प्रॉफिट होने के बावजूद भी प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया तो अगले साल पिछले साल का और इस साल का दोनों का मिल करके देंगे। देखेंगे आप लोग डिटेल में आगे ग्रुप 2 के अंदर में। बट डिविडेंड ये क्या है आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर, तो वो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग नहीं आएगी। अभी समझा? सिंपल था ये वर्ड। चलो आगे। नहीं सर सिंपल तो नहीं था। क्या बोले बेटा? बस वही जो आपके मन में आया ना कि जनरल सर बोरोइंग तो लेना चाहिए, बस वही आपके मन का कचरा दूर करने के लिए इन्होंने स्पेसिफिकली उसको एग्जाम कर दिया। अगर जब तक कोई चीजें अलग से ना बोली हो तो मैं भी वही सोचता था आज तक तुम्हारी तरह बचपन से कि यार ये तो बोरोइंग कॉस्ट लेना चाहिए। फिर एक दिन एस आया, क्या नाम है इसका, 16, और मुझे आके बोला कि जो तू सोच रहा था वो बिल्कुल सही है, लेकिन अब आज से ये स्पेशल रूल फॉलो करना है, ये उसे नहीं लेना है। ये सुन लो। फिर भी एक चीज़ बता देता हूँ। अब एक बच्चे ने सवाल पूछा तो थोड़ा सा डीप है, एक्स्ट्रा है, आउट ऑफ द सिलेबस है। सुन लो। तू बता सकती है क्या कौन सा इक्विटी शेयर कैपिटल किस पर्पस के लिए कितना यूज़ किया? वो तो बिजनेस की जनरल बोरोइंग है। हम लोग कोई स्पेसिफिक मशीन खरीदने के लिए इक्विटी शेयर इशू करते हैं क्या कभी? हम लोगों को बोरोइंग कॉस्ट में क्या चाहिए? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। तू कब देखी आज तक ऐसा बता कि रिलायंस कंपनी को एक मशीन खरीदना है, चलो एक काम करते हैं मार्केट में इक्विटी शेयर इशू करते हैं मशीन खरीदने के लिए। यस और नो? चलो आगे आ जाओ। सो डिविडेंड, फिर वेदर इक्विटी और प्रेफरेंस डिविडेंड, ये नहीं लेना है। डन? आज further, any entity not required to apply the standard to borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying asset measured at fair value, for example biological asset। भाई साहब again negative list। बताओ क्या है बेटा? ये बोरोइंग बायोलॉजिकल एसेट, बोलो। आम का झाड़, खेत में जो आप यील्ड उत्पन्न पीक पीक म्हणतात मराठी, बायोलॉजिकल एसेट। यस और नो? या फिर मेरा कुत्ते के पिल्लू बेचने का बिजनेस है, मैं कुत्ता कुत्ती लेके आता हूँ, मेरे पास रखता हूँ, उनसे पिल्लू होते हैं और पिल्लू होने के लिए समय लगता है 10-12 महीने का। वो कुत्ता कुत्ती लाने के लिए मैंने लोन लिया था, 10-12 महीने का समय लगा ना? नहीं सर, कुत्ते के बच्चे तो 4-4 महीने में हो जाते। हाथी लेके आया मैं 2 हाथी रख ली, हाथी के लिए तो लगते हैं 2-3 साल। हाथी के बच्चे को पैदा होने के लिए बहुत समय लगता है, जनरली मोर देन 1 ईयर। तो भैया वो बायोलॉजिकल एसेट है क्या? उससे रिलेटेड बोरोइंग कॉस्ट में कैपिटलाइज करूंगा क्या? तो ध्यान रखना, बायोलॉजिकल एसेट जो भी है इसमें, ये बायोलॉजिकल एसेट खास करके मेडिकल इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है। ये काफ़ी सारी बायोलॉजिकल एसेट्स, वायरसेस, एंटीवायरसेस, इसका तोड़िए तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बरोबर है? तो इनको पहले ही बता दिया भैया तुम ये बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज मत करो, तुम लूट लोगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। समझ में आया क्या? अरे तुम्हारी एसेट की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी और उस एसेट पे डिप्रिसिएशन, और डिप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिट कम, इनकम टैक्स कम। सरकार को क्यों तकलीफ दे रहे हो? और एसेट किधर है नहीं मालूम, कैपिटलाइज वैल्यू 100 करोड़। यस और नो? क्योंकि उसका कोई लिमिट थोड़ी है, अंत नहीं है। उसके बाद इन्वेंट्रीज दैट आर मैन्युफैक्चर्ड और अदरवाइज प्रोड्यूस इन अ लार्ज क्वांटिटी ऑन रिपीटेटिव बेसिस। ऐसी इन्वेंट्री जो आप लार्ज क्वांटिटी में रिपीटेटिव बेसिस पे बनाते रहते हो, तो उसके लिए भी अगर आपने कुछ बोरिंग किया है तो वो भी कॉस्ट आप कैपिटलाइज नहीं करोगे। वैसे भी वो क्वालिफाइंग थोड़ी है, ये नहीं भी देते तो भी चलता है। यस और नो? डेफिनेशन, बोरोइंग कॉस्ट का मतलब वापस देखने की जरूरत है, हमने तो बहुत डिटेल में देखा। यहाँ तो कितना बोल के खत्म कर दिया, देखो, इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट खत्म। यस और नो? हमने क्या क्या देखा? इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्जेस, डिस्काउंट और प्रीमियम, अमोर्टाइजेशन कॉस्ट आपकी डिस्काउंट और प्रीमियम। उसके बाद सेल एंड लीज बैक का भी देखा। तो ये सब आपकी बोरोइंग कॉस्ट है, बट कनेक्शन विद लोन होनी चाहिए, कनेक्टेड विद द लोन होनी चाहिए। क्वालिफाइंग एसेट,
नेसेसरीली टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। लो, इन्होंने तो बोला भी नहीं 12 महीने का, बस इतना ही बोला, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। सो एग्जाम में जिस समय आप उस विक्रमादित्य की चेयर पे बैठे रहोगे, विक्रमादित्य की चेयर, अरे एग्जाम की चेयर को विक्रमादित्य की चेयर बोलते हैं, वहाँ बैठने के बाद पिछले जन्म का भी याद आता है। हाँ, वो माहौल ही वैसा है। तो उस चेयर पे जब बैठे रहोगे तब अगर आपको ऐसा लगता है कि यस ये सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम है, लिख देना, ट्रीटमेंट दे देना और नोट लिख देना, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम है। प्लीज, अब वो आपके लगने में ऐसा मत बोलना 1 महीना सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, नो, है ना। 8, 8.5, 9, 10, 11, 12, अब 8 महीने में वहाँ पे डिलेमा है, किसी को लगेगा किसी को नहीं लगेगा, तो नोट लिख देना। इसीलिए तो डिस्क्रिप्टिव पेपर सबसे बढ़िया रहता है। सर एमसीक्यू रहता तो फिर वो इंस्टीट्यूट की गलती इंस्टीट्यूट क्लियर कर देती कि 13 महीने 12 महीने का समय लग रहा है। एमसीक्यू में इंस्टीट्यूट क्लियर रहती है क्वेश्चन में, क्योंकि एक से ज़्यादा आंसर आए तो बच्चे लड़ेंगे ना बाद में। बट डिस्क्रिप्टिव में खुला आसमां है, लिखो नोट करो, लिखो नोट करो। सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम के बारे में देखो, इन्होंने भी वापस नीचे और थोड़ा सा दे दिया है एक्सप्लेनेशन। सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम प्राइमरीली डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स and circumstances, depends on case to case. Ordinarily a period of 12 month, ठीक है, लो इन्होंने बोल दिया भाई, a substantial period of time unless a shorter or longer period can be justified। तो हमारे एक एग्जाम्पल में शॉर्टर पीरियड जस्टिफाई हो रहा था ना, 10 महीने या 9 महीने। ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, ठीक है, देख लेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ क्वालिफाइंग असेट देखने की जरूरत नहीं। इंक्लूजन इन द बोरोइंग कॉस्ट, लो भैया आगे क्या सारी चीज, इंटरेस्ट कमिटमेंट चार्जेस, अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट प्रीमियम, अमोर्टाइजेशन ऑफ एंसिलरी कॉस्ट डायरेक्टली इन कनेक्शन विद द लोन, फाइनेंस चार्जेस इन रिस्पेक्ट ऑफ असेट अक्वायर्ड अंडर द फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज, लोगों की आंखों में धूल मत झोंको, इसको लीज मत बोलो, ये फाइनेंस करवाया है। नहीं तो कुछ बच्चे यहाँ सोचेंगे ना, सर आपने तो अभी तक बोला था लोन से रिलेटेड कॉस्ट लेना है, ये तो फाइनेंस लीज की भी कॉस्ट ले रहे हैं। लीज मतलब ये तो भाड़े पे लिया है। बेटा वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए भाड़े पे है। तो बच्चों को कंफ्यूजन होता है ना, सर इसमें लोन ही होना चाहिए, तो लीज भी आ गया, लीज रेंट। बट कौन सी लीज आई? लीज 2 टाइप की होती है, एक होती है ऑपरेटिंग लीज और एक फाइनेंस। तो फाइनेंस लीज तुम लोगों को दिखाने के लिए लीज बोल रहे हो, एक्चुअल में वो लोन है। मैंने एग्जाम्पल लिया था ना लास्ट लेक्चर में। तो फाइनेंस लीज की कॉस्ट कैपिटलाइज कर देंगे, जो बोरोइंग कॉस्ट है डायरेक्टली इन कनेक्शन विद द दैट फाइनेंस लीज, है ना। वो एक प्रकार से लोन फाइनेंस करवाया आपने और लोगों को बता रहे हो लीज पे, उसके लिए। आगे अंडर अदर सिमिलर अरेंजमेंट, या इसी टाइप की और कोई अरेंजमेंट है तो सर इस टाइप की कोई अरेंजमेंट का एग्जाम्पल, कोई भी गावरान एग्जाम्पल ले लो। मेरे पास असेट है, मैंने वो असेट को गिरवी रखा और इससे पैसा उधार ले लिया, तो ये भी एक टाइप से लोन ही लिया है, यस और नो। और वो पैसे से मैंने क्या किया, नई असेट खरीदा या बना रहा हूँ, खरीद नहीं रहा हूँ, बना रहा हूँ, तो नई असेट क्वालिफाइंग असेट है। और उस असेट के लिए लोन कहाँ से आया? इससे लिया, तो उससे रिलेटेड जो भी बोरिंग कॉस्ट रहेगी उस नई एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दें। एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम द फॉरेन करेंसी लोन्स टू द एक्सटेंट दे आर रिगार्डेड एज एडजस्टमेंट टू द इंटरेस्ट कॉस्ट ओनली। उसके बाद बोरोइंग कॉस्ट एंड एक्सचेंज डिफरेंसेस अराइजिंग फ्रॉम द फॉरेन करेंसी लोन, छोड़ दो इसको, देखने का काम नहीं, मैं तो बता ही देता हूँ, देख लो, ध्यान दे। आजा मुन्ना लिखो एक, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं, बस ध्यान दे दो, सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। आजा भैया, ये देखो, असेट रेडी फॉर यूज, इस दिन लोन लिया था 1 जनवरी, असेट रेडी फॉर यूज हुआ 1 नवंबर, ईयर एंड है 31 दिसंबर। लोन कैसे लिया? फॉरेन करेंसी में। मुन्ना ध्यान देना, कितने का लोन लिया? $1 लाख का, रेट था 12%। बोलो असेट रेडी फॉर यूज यहाँ पे हुआ, ये कितना महीना है? 11 महीना, नहीं 11 महीना रे, 10 है ना, 10 है ना, 10 मंथ। और ये कितने हैं? 2 मंथ्स, नवंबर दिसंबर 2 महीने। 1 नवंबर को असेट रेडी फॉर यूज हो गई। सो 10 महीने की मेरी इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी है?
$10,000, बरोबर ना। और ये जब लोन लिया था तब रेट था $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज। ईयर एंड के समय रेट हो गया $1 इज इक्वल टू 52 रुपीज। तो मेरी ये जो इंटरेस्ट कॉस्ट है $10,000 मल्टीप्लाइड बाय ₹2 पर डॉलर, सो मेरी 20,000। ये क्या है बेटा? इंटरेस्ट कॉस्ट से रिलेटेड एक्सचेंज डिफरेंस है। और ये इंटरेस्ट कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है? बोरोइंग कॉस्ट। तो ये जो 20,000 है ना, ये भी हम लोग कैपिटलाइज कर देंगे। आई बात ध्यान में? सिंपल था, पक्का लिखना है तो लिखो। हाँ बताए थे? ओके चलो आगे। रिकॉग्निशन ऑफ द बोरोइंग कॉस्ट कब कब रिकॉग्नाइज करना है? स्पेसिफिक बोरोइंग, जनरल। जनरल बोरोइंग के लिए हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किया क्या? अरे आज ही किया ना। 65 लाख का बोरोइंग किया। कौन सी बोरोइंग थी वो? जनरल बोरोइंग। उसमें कैसे किया हमने कैपिटलाइज? ऑन परसेंटेज बेसिस, प्रोपोर्शनेट। स्पेसिफिक बोरोइंग है तो उस असेट से रिलेटेड है, तो सारा का सारा बोरोइंग कॉस्ट उस असेट में क्या करना है? कैपिटलाइज कर देना। कमेंसमेंट, सस्पेंशन, सीज करना, परमानेंट बंद कर देना ऑफ द कैपिटलाइजेशन ऑफ द बोरोइंग। कब कमेंस करना है बेटा? अरे जब आपने कॉस्ट इनकर किया हो, एक्सपेंसेस इनकर किए हो और एक्टिविटीज इन प्रोग्रेस हो, कमेंस करना। कब टेम्पररीली सस्पेंड करना? अवॉइडेबल रीजन है, आप अवॉइड कर सकते थे बट फिर भी आपने अवॉइड नहीं किया, काम रुक गया, सस्पेंड कर दो। अनअवॉइडेबल रीजन है एंड नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट एसेट। बाढ़ आ गई है, बारिश चल रही है, काम रोकना पड़ेगा, नहीं रोका तो पूरा वो अपना क्वालिफाइंग एसेट खत्म हो जाएगा। नेसेसरी ये काम रोकना, ये समय की जरूरत है, तो वहां सस्पेंड मत करो, अदरवाइज सस्पेंड कर दो। और कब खत्म करना है बेटा? Substantially all the activities required to get that asset ready for its intended use or sale were completed. Disclosure, यही दो बातें थी, पॉलिसी एंड अमाउंट ऑफ बोरोइंग। आगे आ जाओ। एक कंपैरिजन दिया है छोटी सी, इंड AS 23 की और AS 16 की। सर इंड AS 23 क्या कहता है? वो भी बोरोइंग कॉस्ट है। AS 16 ये भी बोरोइंग कॉस्ट। सर इंड AS क्या है? इंड AS के बारे में जानकारी दी थी मैंने, अपना हुआ था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। दीज आर द ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS कन्वर्ज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर कॉल्ड एज इंड AS। मल्टीनेशनल कंपनी एक से ज़्यादा देशों में काम कर रही है, तो वहाँ पे उस कंपनी को हर देश के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सप्लाई करके फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मुश्किल हो जाएगा। ये ज़रूरत पूरे ब्रह्मांड की थी, इसीलिए एक ऐसे ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाए गए, जो कि UK का एक लंदन बेस ग्रुप था जिसका नाम था IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसका पहले का नाम था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। वो IASC ही बाद में जाके बन गई IASB, और वो IASB ने दिए IFRS, और उसी IFRS को सारी दुनिया वाले ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं, और हम इंडिया वाले उसे इंड AS कहते हैं, क्योंकि हमने IFRS को एज इट इज अडॉप्ट नहीं किया। 97% नियर अबाउट सेम है, नाम नंबर तक सेम है। तो हमने क्या बनाए? इंड AS। तो हमने जो इंड AS बनाए ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, किसने? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने। वो इंड AS का नंबर है आपका 23। ये भी बोरोइंग कॉस्ट और AS 16 ये भी बोरोइंग कॉस्ट। तभी तो कंपैरिजन पॉसिबल है ना, कि दो अलग अलग चीज़ों का कंपेयर करोगे। चलो कंघी और पंखे का कंपैरिजन करो, पॉसिबल है क्या? दोनों भी कंघी चाहिए या दोनों भी पंखा चाहिए, तो ही कंपैरिजन मस्ट बी ऑन इक्वल फुटिंग ना। तो ये दोनों भी क्या है? बोरोइंग कॉस्ट। तो कंपैरिजन करना है। यहाँ पे AS 16 में क्वालिफाइंग असेट में इंक्लूड बायोलॉजिकल, यहाँ पे में नॉट इंक्लूड आना चाहिए था, बट ऐसा कैसे बोल दिया इन्होंने? में इंक्लूड बायोलॉजिकल असेट।
यहाँ पे कभी भी होगी नहीं, यहाँ पे भी आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा ना बायोलॉजिकल असेट नहीं आएगी, ठीक है, देखेंगे इंस्टीट्यूट के ऊपर छोड़ देंगे, बट हमारे इसमें जनरली बायोलॉजिकल असेट नहीं आती है, और इंड AS 23 में भी बायोलॉजिकल असेट नहीं आती है, ठीक है। नो स्पेसिफिक डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्सटेंशियल प्रेड, बट हम लोगों ने उसके ऊपर हिकायतें की है ना, होशियारी की है। सर ऐसा क्यों? एक जो चीज बोल रहा हूं लाइफ टाइम याद रखना, इंड AS जो है ना वो प्रिंसिपल बेस्ड है। ओहो, मैंने बहुत गहरा वर्ड बोल दिया आपको, क्या बोला मैंने? इंड AS प्रिंसिपल बेस्ड है, और हमारे जो लोकल AS है ना, AS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 32 तक, ये प्रोसीजर और फ्रेमवर्क बेस्ड है। हमारे जो लोकल AS है वो फ्रेमवर्क बेस्ड है, और इंड AS प्रिंसिपल बेस्ड है। इंड AS आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते, इंड AS बोलते भैया ये प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए, उसके लिए कोई भी प्रोसीजर कर। समझ में आए ना? जैसे किसी किसी के पापा बोलते हैं ना कि भैया ये काम हो जाना चाहिए, अब तो दिन में कर, रात में कर, कभी भी कर, और किसी किसी के पापा ये काम होना चाहिए और मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही होना चाहिए, लोकल AS, और किसी के पापा बस ये काम हो जाना चाहिए। सो इंड AS प्रिंसिपल बेस्ड है, काम हो जाना चाहिए, फिर प्रोसीजर तुम्हारी कैसी भी रहो। इसीलिए इंड AS ने कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दिया, एक्सप्लेनेशन भी उसके बारे में नहीं दिया, बस बोल दिया सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, बट हम लोग उसके लिए डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन दे दिया। फर्क समझ में आया? इन्वेंट्रीज विच आर प्रोड्यूस इन अ लार्ज क्वांटिटी नॉट कंसिडर्ड, इन्वेंट्रीज may be considered as a qualifying asset if the substantial played की कंडीशन सेटिस्फाई। बोलो इसका एग्जांपल लिखकर, बताया था ना, एग्जांपल दिया था। मेरा दारू बेचने का काम है, बट वो दारू रेडी फॉर सेल करने के लिए मुझे ड्रम के अंदर में स्टोर करके सड़ाना पड़ता है, तब वो दारू बनती है। सड़ने के बाद और फिर मैं उसको बेचता हूँ महंगे में, मतलब अच्छे अंगूर 50 रुपए किलो, मुरझाए हुए अंगूर यानी किशमिश 500 रुपए किलो, और उसको सड़ा के उसका लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया 5000 रुपए लीटर। समझ रहे हो किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं? यस और नो? तो यहाँ पे आ सकता है, लेकिन वैसे इन्वेंट्री नहीं आएगा, बट अगर वो कंडीशन फुलफिल करता है तो आ जाएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस विच इज कैपिटलाइज और नॉट कैपिटलाइज ड्यूरिंग द पीरियड शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली, बट हम लोगों को यहाँ पे डिस्क्लोजर कब बोला है? ओनली इफ देयर इज अ कैपिटलाइजेशन। बट इंड AS क्या बोलता है? आपने लोन लिया ना 65 लाख का, हमने आज जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किया उसके अंदर में हमने कुछ कुछ इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर दिया था और कुछ कुछ इंटरेस्ट हमने P&L के डेबिट में किया। तो ये 16 बोलता है जो कैपिटलाइज किया सिर्फ उसी का डिस्क्लोजर दो, बट इंड AS बोलता है जो 65 लाख का लोन था उसमें से जो कैपिटलाइज किया उसका भी डिस्क्लोजर दे, और जो कैपिटलाइज नहीं किया उसका भी डिस्क्लोजर दे सेपरेटली, ताकि यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ में आ जाए कि इतना लोन लिया था उसमें से इतना बोरोइंग अपना क्वालिफाइंग असेट के लिए यूज हुआ और इतना अदर असेट के लिए या अदर पर्पस के लिए यूज हुआ। प्रिंसिपल बेस्ड बोरोइंग कॉस्ट इन अ हाइपर इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इज एड्रेस्ड if interest cost increase due to the hyperinflationary situation then increase in the interest cost should be written off in the। बहुत प्यारा है कॉन्सेप्ट, अच्छा है, एक बार समझना मजा आ जाएगा समझ के। फॉर एग्जाम्पल आपने लोन लिया तब रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10% का, हाइपर इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आ गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट रेपो रेट बढ़ा दिया RBI ने और रेट हो गया 10 का 13%। देखो तो बोरोइंग कॉस्ट इन हाइपर इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इज एड्रेस, ये हम लोग कंसिडर करेंगे। रेट कितना कर दिया? 10 से 13, इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई बढ़ गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ा दिया, तो जो 3% का डिफरेंस है वो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं क्या? यस और नो? बट इफ इंटरेस्ट कॉस्ट इज ड्यू टू हाइपर इन्फ्लेशनरी सिचुएशन देन इंक्रीज इन द इंटरेस्ट कॉस्ट शुड बी रिटर्न ऑफ इन द इनकम स्टेटमेंट। हम लोग कंसिडर करते हैं यहाँ पे, कहाँ पे? एक्सपेंस में। बट यहाँ पे गधे लोग क्या करते मालूम है क्या?
कैपिटलाइज कर देते। सर समझा नहीं, कंसिडर करते और नहीं करते, ये इनकम स्टेटमेंट में कंसिडर करते और नहीं करते उस पॉइंट ऑफ व्यू से है। आपने क्या समझा? असेट के वैल्यू में कंसिडर करते और नहीं करते, सुनना। और वो प्रिंसिपल बेस है, बिल्कुल लॉजिकल है उनका। भैया आपने लोन लिया था 10% का रेट था, इन्फ्लेशन आ गया तो वो जो 3% है क्या वो नेसेसरी है क्या फॉर द पर्पज ऑफ दैट क्वालिफाइंग असेट? वो तो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, खर्चा है, इनकम स्टेटमेंट में डेबिट करो। लेकिन AS 16 बोलता है नहीं भैया, बोरोइंग कॉस्ट है, खेल खत्म, कैपिटलाइज करो। नॉट एड्रेस मतलब यहां पे क्या है? नॉट रिकॉग्नाइज इन इनकम स्टेटमेंट, ये पॉइंट है। और ये लोग क्या करते हैं? जो एक्स्ट्रा का कॉस्ट है इन्फ्लेशन की वजह से, मतलब 10 का कितना हो गया? 13%, तो ये 3% कहां दिखाएंगे? P&L में, और 10% की जो कॉस्ट है वो कहां क्या करेंगे? कैपिटलाइज। और हम लोग क्या करेंगे? सारी की सारी बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर देंगे। बट ये ज्यादा लॉजिकल है ना। वो जो 3% है वो क्वालिफाइंग एसेट का उसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, वो तो इन्फ्लेशन की वजह से है। तो इन्फ्लेशनरी कॉस्ट राइट ऑफ करो इनकम स्टेटमेंट में, ऐसा कौन बोल रहा है? इंड AS, सही है। और लोकल AS बोलते हैं नहीं भैया, सारा बोरोइंग कॉस्ट क्या करना है बेटा? आपने कैपिटलाइज कर देना है। और कब कैपिटलाइज करना बंद कर देना है? सीज होने के बाद, सब्सटेंशियली सारे एक्टिविटी खत्म, तो उसके बाद का सारा बोरोइंग कॉस्ट क्या करना है? P&L में डाल देना है। तो वो बाइफरकेट करने की बात नहीं करता है। कौन? लोकल AS बोलता है बोरोइंग कॉस्ट है, बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। उसके बाद वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट ऑन द बोरोइंग शुड बी डिस्क्लोज इन द नोट्स टू द अकाउंट्स। वेटेड एवरेज हम लोगों को नहीं है, आप जो AS पढ़ रहे हो उसमें भी नहीं है, देखो, बट वहां पे है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, है ना। इसके ऊपर सिर्फ थ्योरी दिया है, प्रैक्टिकल नहीं है। वेटेड एवरेज रेट मतलब क्या? आपने लोन लिया, लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, उस लोन में से आपने इतनी कॉस्ट इस एसेट के लिए, इतनी कॉस्ट इस एसेट के लिए। देखो एक थोड़ा सा एग्जांपल लिख के बता देता हूं, आपने देखा होगा इसके पहले, डिबेंचर इशू की है, WACC लिख रहा हूं, ये मुन्ना ध्यान देना। आसान भाषा में इंड AS WCC को कंसिडर करता है, WACC को। हम लोग WACC नहीं लेते, हम लोग प्रोपोर्शनेट जो भी कॉस्ट एट एक्चुअल आ रही वो ले लेते हैं। WACC क्या चीज है? सुनना, डिबेंचर है, लोन है, किसी क्रेडिटर से पैसे उधार लिए। डिबेंचर कौन से थे? 13% डिबेंचर 10 लाख के, 12% लोन 12 लाख का, क्रेडिटर से लिया था @9%, ये लिया था 13 लाख रुपए, बराबर है क्या? अमाउंट, वेट, टोटल कितना है? 10 और 12 22 और 13 35 लाख। वेट असाइन कर दो 10, 12, 13। कॉस्ट लिखो, कॉस्ट, इसकी कॉस्ट कितनी है बेटा? 13% डिबेंचर की, 13% डिबेंचर की कॉस्ट कितनी है? KD कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू I इन ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट। पढ़ा है क्या फॉर्मूला? कहीं नहीं पढ़ा है? FM नहीं है ग्रुप 1 में? ओके, आगे पढ़ोगे आप। I इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस्ट रेट। सर ये क्या चीज है? आपने डिबेंचर का ये लिया, 100 रुपए का डिबेंचर है, इंटरेस्ट कितना आ गया उसके ऊपर? 13। इस इंटरेस्ट की वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ा के कम हुआ। अरे कैसे बच्चे रे, प्रॉफिट कम हुआ, प्रॉफिट कम हुआ तो इनकम टैक्स बढ़ा के कम हुआ। इनकम टैक्स का रेट था आपको समझाने के लिए 10%, तो कितने का टैक्स कम हुआ? 1.3 का। टैक्स में बेनिफिट मिला कि नहीं मिला? सो आपको 13 का खर्चा आया और बेनिफिट कितने का मिला? 1.3 का। सो खर्चा आया 13 का, बेनिफिट मिला 1.3 का। कोई मुझे बोलेगा नेट कॉस्ट कितनी आई? बोलो बोलो, 11.7, बरोबर है क्या?
ये नेट कॉस्ट किसके ऊपर आई? 100 रुपए की डिबेंचर पे। सो 11.7 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 कितना परसेंट आया? चेक करना, इससे भी आंसर वही आएगा। बरोबर है क्या? बरोबर। ये आपकी कॉस्ट ऑफ डेट है 11.7 परसेंटेज है सारा। ये 12% लोन है। सेम इसका भी निकाल लो, कॉस्ट ऑफ टर्म लोन, इंटरेस्ट इन ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट। बोलो बेटा कितना? हाँ 10.8। ये क्रेडिटर से लिया, इसका भी बता दो। सेम 9 इन ब्रैकेट, अरे 9 इन ब्रैकेट 0.90, 9 इंटू 0.90 8.1। अब वेट इंटू कॉस्ट करो, टेन इंटू 11.7 117। यहाँ पे अगर 12 इंटू 10.8 129.13 इंटू 8.1 पॉइंट। टोटल करो इस कॉलम का, समेशन ऑफ वेट इंटू कॉस्ट डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वेट। 351.9 हो गया क्या? देयरफॉर WACC इज इक्वल टू 351.9 अपॉन 35। कितना आया? 10 पॉइंट। ये है आपके ये तीनों लोन की वेटेड एवरेज कॉस्ट। ये है तीनों लोन की वेटेड एवरेज कॉस्ट। मेरा पार्ट ऑफ सब्जेक्ट नहीं है तो मेरे को इतना नहीं आता वेटेड एवरेज का, ये FM का पार्ट है। स्टैटिक्स में भी है बट नॉट माई कप ऑफ टी। तो बस वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इसलिए थोड़ा सा बता दिया। तो इन डेज वाले क्या करते? WACC के हिसाब से लेने के लिए बोलते, हम लोग एट एक्चुअल लेते हैं। डन। डिस्टिंग्विश बिटवीन का पॉइंट है यहाँ पे WACC, यहाँ पे नो स्पेसिफिक गाइडलाइन। इन कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट ऑन टोटल बोरोइंग ऑफ द होल्डिंग एंड सब्सिडाइरीज कंसिडर्ड, बट यहाँ पे अगेन नहीं। कंसोलिडेशन क्या होता है मालूम है सभी को? कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये आगे आएगा, आपको फाइनल लेवल पे आएगा, अभी नहीं है। मेरी अगर कोई सब्सिडायरी कंपनी है या एसोसिएट कंपनी है या जॉइंट वेंचर कंपनी है, तो मैं जब मेरे फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा तो मुझे दो फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। एक मेरा खुद का इकल्ले का स्टैंड अलोन, और एक मेरा और ये तीनों ग्रुप, तीनों मेरे तीनों सब्सिडायरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर का, मेरा और इनका तीनों का मिलकर यानी पूरे ग्रुप का। एक मेरे अकेले का, उसको बोलते हैं स्टैंड अलोन, और एक बनेगा पूरा ग्रुप का। तो जो पूरे ग्रुप का मिक्स करके स्टेटमेंट बनाएंगे ना, उसको बोलते हैं कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये इंड एस बोलता है कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप बनाओगे तो उसमें भी आपने बोरोइंग कॉस्ट का नोट देना है, तो वहाँ पे भी आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वेटेड एवरेज बोरोइंग कॉस्ट के हिसाब से ही दोगे। और हमारे केस में जब स्टैंड अलोन में कोई डिस्क्लोजर गाइडलाइन नहीं है तो इसके लिए भी नहीं है, कॉन्सोलिडेटेड। डन। नाउ AS 11 AS 11 बड़ा प्यारा है, अच्छे से ध्यान देना सभी ने। इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट मतलब क्या है बेटा? डॉलर से रुपी, रुपी से डॉलर, यस और नो? ध्यान देना, बड़ा प्यारा स्टैंडर्ड है, दोनों भी जगह से पढ़ेंगे। आज हाँ मुन्ना ध्यान देना, स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाला है।
AS11। नाम कैसे याद रखना है, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेट का जो भी डिफरेंस है उस डिफरेंस की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और डिस्क्लोजर के लिए हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है। फिर से बोलूँ, फॉरेन एक्सचेंज रेट के डिफरेंसेस का मेरे फिनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इफेक्ट आने वाला है। सर एक आध एग्जाम्पल दे दो इस इफेक्ट का। मैंने बैंक से लोन लिया $1 लाख, रेट था 10%, जिस दिन लोन लिया तब था $50 पर डॉलर। बैलेंस शीट डेट के दिन वो लोन रिपे नहीं किया, बट वो लोन मुझे मेरे बैलेंस शीट में रुपये में दिखाना होगा ना। तो जिस दिन बैलेंस शीट बना रहा हूं उस दिन अगर मैं रिपे कर देता था तो कितना देना पड़ता था, मान लो रेट बढ़ गया तो मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ता था। तो उस फॉरेन एक्सचेंज लॉस को डिस्क्लोज करो, लोन भी बढ़ाओ और लॉस भी बढ़ाओ, बैलेंस शीट अगेन टैली। यस और नो? सो वो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस की ट्रीटमेंट और फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस का डिस्क्लोजर कैसा रहेगा, उसके लिए कौन सा स्टैंडर्ड है, AS11। अच्छे से ध्यान देना सब लोग। आ जाओ, नंबर कैसे याद रखोगे। फॉरेन करेंसी के अंदर में हर बार कितनी करेंसी रहती है, 2। एक तो आपका रुपी और दूसरा कोई भी डॉलर, दिरहम, रुपी डॉलर। कैसा दिख रहा है, याद रहेगा क्या, रुपी डॉलर, रुपी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, रुपी दुबई का दिरहम, रुपी दिनार, रुपी और कोई करेंसी, 2 ही करेंसी का रहेगा ना। तो 11 याद रहेगा। 1 डिस्क्लोजर, 11 फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस से रिलेटेड है, 12 ग्रांट, 16 बोरोइंग कॉस्ट। चलो आगे, मुन्ना ध्यान देना। टू ले डाउन द प्रिंसिपल फॉर डिसाइडिंग which exchange rate should be used and how to recognize। भाई साहब, सर which exchange rate should be used मतलब नहीं समझा, बताता हूँ, ध्यान देना एकदम धीरे से। मैंने एक ये प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है, दिख रहे हैं सभी को, ये प्लांट एंड मशीनरी मैंने खरीदा और इसके लिए मैंने लिया है लोन, बरोबर है। या फिर इसके लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा। हाँ, ये लो, क्या नाम है तेरा बता। हाँ, सिद्धि। मेरे को सिजलर सुनाई दिया। ये एक मेरी इंडियन HO है, मेरी एक ब्रांच है लंदन में, सिद्धि सिजलर्स, ठीक है। अरे बहुत बड़ा ब्रांड है, मजाक मत समझना, ये मेरा ब्रांच है। मुन्ना ध्यान देना, ये ब्रांच भी अपनी वहाँ पे फिनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन कर रही है। मुन्ना ध्यान दे दो, काम का एग्जांपल है। असेट साइड लायबिलिटी, इसके पास फिक्स असेट है, करंट असेट है, वहाँ पे कैपिटल, ये कैपिटल किसका रहेगा, मेरा ही रहेगा ना। नेट इन्वेस्टमेंट इन द फॉरेन ऑपरेशंस, ये मेरा फॉरेन ऑपरेशन है। और ये इंडियन HO, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। ये लंदन में तो किस बेसिस पे रहेगा, डॉलर। साल के आखिरी में मुझे इनकॉर्पोरेट करना है मेरे बैलेंस शीट में, किसको, सिद्धि सिजलर को। तो फिक्स असेट, करंट असेट ये रुपीस में है और इससे फिक्स असेट आएगी ना। बोलो, ये इनकॉर्पोरेशन पॉसिबल है क्या। मुझे इसको भी किस में कन्वर्ट करना होगा, रुपी में। मुझे इसको भी किस में कन्वर्ट करना होगा, डॉलर। पॉसिबल नहीं ना, डॉलर रुपी का एज इट इज मर्जर नहीं होगा। तो मुझे मेरे फॉरेन ऑपरेशंस के सारे आइटम्स को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करना है। तो डॉलर को रुपी में कैसे कन्वर्ट करते रहे, सवाल। डॉलर को रुपी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सवाल जवाब। रेट अप्लाई करके, सवाल क्या रेट, जवाब फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो वही तो ये स्टैंडर्ड बोल रहा है कि कौन सा रेट यूज करना है। अब समझ में आया, कौन सा
रेट यूज करना है। कौन से आइटम को कन्वर्ट करने के लिए कौन सा रेट यूज करना। क्या बात कर रहे हो सर, फिक्स असेट का अलग रेट रहेगा? हाँ, करंट असेट का अलग रहेगा। फिक्स असेट में भी दो टाइप की असेट होती है, एक वो फिक्स असेट जो आज भी हिस्टोरिक कॉस्ट पे दिख रही है, एक वो फिक्स असेट जो फेयर वैल्यू पे दिख रही है, रीवैल्यू किया है। तो वो सारे आइटम्स को कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को कोई तो एक रेट यूज करना पड़ता है। सो कौन से आइटम के लिए कौन सा रेट। मैंने तो एक एग्जांपल दिया सिर्फ फॉरेन रेंज का। अब हर बार सिर्फ फॉरेन रेंज ही थोड़ी रहेगा, हो सकता है इंडिया में कोई मशीन खरीदने के लिए मैंने फॉरेन से लोन लिया हो, तो लोन तो मेरा फॉरेन करेंसी में है ना, वो लोन मुझे रिपे करना है। बैलेंस शीट डेट के दिन वो लोन रिपे नहीं किया है तो वो लोन मेरे बैलेंस शीट के कहाँ दिखेगा, लायबिलिटी में, बट वो फॉरेन करेंसी में दिखेगा या इंडियन रुपी में, इंडियन रुपी में। तो इंडियन रुपी में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा रेट यूज किया होगा। सर एक्चुअल जो रेट पे लोन लिया था वो रेट नहीं चलेगा, आपको अलग अलग समय अलग अलग रेट यूज करना है। तो गावरान भाषा में इस पूरे स्टैंडर्ड में आपको कौन से ट्रांजैक्शन के लिए कौन सा रेट यूज करना है, कौन से ट्रांजैक्शन को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा रेट यूज करना है, बस वो स्टैंडर्ड बताता है। खेल खत्म हो गया, स्टैंडर्ड खत्म। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि स्टैंडर्ड में क्या चीज याद रखना है, कौन से आइटम के लिए कौन सा रेट, और रेट की मदद से हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। किसको, फॉरेन करेंसी को, किसमें, होम करेंसी में। होम करेंसी एंटिटी, जो रिपोर्टिंग एंटिटी जिस कंट्री में है उस कंट्री की करेंसी को होम करेंसी बोलेंगे। रिपोर्टिंग एंटिटी लंदन में है तो होम करेंसी डॉलर, रिपोर्टिंग एंटिटी इंडिया में तो होम करेंसी रुपी। डोंट वरी, हमारे लिए होम करेंसी पूरे पेपर में रुपी रहेगी। डन, चलो आगे। सर अगर डिफरेंस रहा तो उस डिफरेंस का क्या करना है वो भी तो ये बताएगा। तो हमें ये रेट भी बताता है एंड हाउ टू रिकॉग्नाइज और हाउ टू ट्रीट सच डिफरेंस वो भी बताता है। समझ में आया सभी को। ये स्टैंडर्ड कितनी बातें बताता है। बच्चों पूरा स्टैंडर्ड पढ़ लेते हैं बट उनको यही पता नहीं रहता है स्टैंडर्ड किस चीज़ के लिए। आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टैंडर्ड क्या बता रहा है हम लोगों को, रेट और डिफरेंस का बुक्स में रिकॉग्निशन कैसे करना है। ट्रीटमेंट रे, जब भी रिकॉग्नाइज की बात आ गई तो कहाँ रिकॉग्नाइज, माथे पे की बुक्स में, बुक्स में। नाउ रिपोर्टिंग एंड रिकॉग्निशन प्रिंसिपल्स, ये तो दो चीज बता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट और रिकॉग्निशन। आ जाओ, सबसे पहला और सबसे प्यारा और सबसे इजी, इनिशियल रिकॉग्निशन। इनिशियल रिकॉग्निशन बताने से पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेना चाहूँगा। आपने फॉरेन करेंसी में लोन लिया साल के बीच में कभी भी, है ना, जरूर थोड़ी कि हर बार लोन बैलेंस शीट डेट पे लेते। बैलेंस शीट डेट है 31 दिसंबर, आपको समझाने के लिए लोन लिया 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई को जब आपने लोन लिया $1 लाख, उस दिन का रेट था $1 = 50। तो लोन में मेरे बुक्स में कौन से वैल्यू पे दिखा होगा, 50 लाख। खत्म। इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे होगा, जो ट्रांजैक्शन का डेट है उस डेट पे जो रेट है उस रेट पे ले लो। क्या बोलेंगे उसको, एक्चुअल रेट। क्या बोलेंगे बताओ, सर रेट बार बार फ्लक्चुएट हो रहे तो, रेट अगर बार बार फ्लक्चुएट हो रहे तो एवरेज ले लो। अप्रोक्सीमेटली एवरेज। सर हमने लोन लिया था दोपहर में 2 बजे, रेट हर 2-3 मिनट में फ्लक्चुएट होते रहते, एवरेज ले लो। सर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है तो जो भी अप्रोक्सीमेट एक्चुअल रेट रहेगा वो ले लो। बट डोंट वरी, आपको क्वेश्चन में सारी चीजें क्लियर कट दी रहेगी। आपको ऐसा नहीं कि 10-12 रेट दे दिए, अब निकाल एवरेज, वैसा नहीं। चलिए, सो इनिशियल रिकॉग्निशन, बस यहां पे एक वर्ड लिखूंगा, एक्चुअल रेट ऑन
डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, खेल खत्म। इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन एक्सचेंज रेट सब्सिक्वेंट टू इनिशियल रिकॉग्निशन। इनिशियली तो मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया, इनिशियल तो एक्चुअल रेट पे हो गया। लोन लिया था 1 जुलाई को, आज 31 दिसंबर है, बैलेंस शीट बना रहा हूं। अब क्या करूं? अभी भी वो लोन 50 लाख पे दिखाओ क्या? नो, रुको, बैलेंस शीट डेट वाले दिन क्या रेट है, रेट देखो। जिस दिन लोन लिया था उस दिन का रेट क्या है वो देखो। रेट में डिफरेंस है तो AS 11 से पूछो। AS 11 आपको पूछेगा कौन से आइटम के लिए लोन लिया था, यस और नो, और उस आइटम के लिए जो रेट AS 11 ने बताया उस रेट पे ले लो। सर अभी बता दो ना, बहुत सारे आइटम है, अभी बता दिया तो ये छूट जाएगा और आप आइटम पे कॉन्सेंट्रेट करोगे, है ना। सो इफेक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट सब्सिक्वेंट टू इनिशियल रिकॉग्निशन, तो यहां पे हम लोग डिसाइड करेंगे, विल डिसाइड विच rate to consider, will decide which rate to consider on the basis of the situation or item, ठीक है। exchange difference on monetary item and forward exchange contract का exchange difference, अब अच्छे से ध्यान देना। अब आपके जीवन में यहां पे 2 टाइप के आइटम है, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी। सर खोना मत है, बीच में रुकना मत बेटा, कहीं इधर उधर ध्यान मत जाने देना, सारी कड़ियां जुड़ेगी एक साथ। अभी बस आपकी मॉम आपको बोल रही है हल्दी दे, नमक दे, रिसेट वाटर काट के दे, कांदा काट के दे, या इमली दे, इमली का पानी निकाल, ये कर वो कर, आपको समझ में भी नहीं आ रहा है मम्मी इतने सारे सामान क्यों ले रही है, और बाद में अचानक से एकदम प्यारी डिश बन के आपके सामने आ गई, गरम गरम कांदे पोहे, गर्मा गरम। तब आपको समझा अच्छा मम्मी ने कांदा टमाटर चटनी इसके लिए मांगी थी, इसलिए बस मैं अभी आपसे एक इंग्रेडिएंट इकट्ठा करवा रहा हूँ। एकदम से कांदे पोहे आपके सामने आएंगे, कड़ाई तले कांदे पोहे। आ जाओ, ध्यान देना, पोहे पे नहीं, इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। मॉनेटरी आइटम के बारे में कभी किसी ने कुछ सुना है रे? मॉनेटरी आइटम क्या होते हैं, फटाफट से बताओ। बोलो बेटा, मॉनेटरी आइटम, मॉनेटरी मॉनेटरी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कोई पीछे? चलो अब अच्छे से ध्यान देना, वेरी गुड। आपका इसमें थोड़ा बहुत गलत हुआ है बट ठीक है, फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, आगे लाइफ में 1000 बार यूज होगा। CA फाइनल में काफ़ी बार, CMA फाइनल में भी, CA फाइनल, CMA फाइनल, CS फाइनल। मॉनेटरी आइटम आप पहली बार सुन रहे हो ना? देखो मैं एक सेंटेंस में इसको ख़त्म करता हूँ। ऐसे आइटम जिससे आपको फ्यूचर में कितना कैश मिलने वाला है ये पता है, या फिर आप उसे एग्जैक्ट अमाउंट के साथ कैलकुलेट कर सकते हो। फ्यूचर में उस आइटम से आपको कितना अमाउंट मिलेगा ये पता है, या फिर यू कैन कैलकुलेट इन एग्जैक्ट टर्म्स। एग्जाम्पल दो सर इसका। मैंने सिद्धि को 10,000 रुपये उधार दिए। नाउ सिद्धि इज माई डेटर। अब उस डेटर नाम की मॉनिटरी असेट से मुझे एग्जैक्ट कितना आएगा फ्यूचर में पता है क्या? 10,000, न ज्यादा न कम, खेल खत्म। डेटर इज मॉनिटरी आइटम। सर नॉन मॉनिटरी का एग्जांपल दो। ये नॉन मॉनिटरी आइटम है, ये भी एक असेट है मेरे पास। इससे एग्जैक्ट कितना पैसा आएगा बेच के नहीं मालूम। स्टॉक है मेरा, रिमोट बेचने का बिजनेस है। स्टॉक से एग्जैक्ट कितना पैसा आएगा बोल नहीं सकते। प्राइजेस कम ज़्यादा होगी, प्राइजेस हो सकता है कम ज़्यादा हो जाएगी, इसकी प्रॉफिट मार्जिन कम ज़्यादा हो सकता है,
लेकिन डेटर से एग्जैक्ट कितना आएगा पता है? सर डेटर ने नहीं दिया तो, बट आपको ये तो बताया ना एग्जैक्ट कितना आएगा, वो एक्सेप्शनल सिचुएशन है, बैड डेट हो गया तो, बरोबर है। और नॉन मॉनिटरी का एग्जांपल देता हूँ। आपके पास एक लैंड है बैलेंस शीट के एसेट में, कोई बोल सकता है कि लैंड बेच के एग्जैक्ट कितना आएगा? हाँ, आपने लैंड कितने में खरीदी थी वो पता है, पर वो लैंड को फिर से कैश में कन्वर्ट करोगे तो एग्जैक्ट कितना आएगा, कोई बोल सकता है क्या? लैंड इज नॉन मॉनिटरी आइटम। नॉन मॉनिटरी मतलब इतना भी सीरियस मत ले लेना, विच कैन नॉट बी मेजर इन मनी, नो नो, बरोबर ना? जो आप सोच रहे थे वो वैसा नहीं है। मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी मतलब दोनों भी आइटम को मॉनिटरी में मेजर कर सकते, मनी में मेजर कर सकते हैं, उसका यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। मॉनिटरी आइटम यानी ऐसे आइटम जिससे आपको कितना पेमेंट आएगा, कितना कैश आएगा या कितना कैश जाएगा, ये आपको एग्जैक्ट पता है, या आप एग्जैक्ट वे में कैलकुलेट कर सकते हो। नॉन मॉनिटरी आइटम, लैंड एंड मशीनरी, नॉन मॉनिटरी आइटम, कितना पैसा आएगा बेच के बोल सकता है कोई? फिक्स असेट, नॉन मॉनिटरी आइटम। डेटर, मॉनिटरी आइटम। लोन, मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी? मॉनिटरी। लोन में कितना पैसा देना है आपको मालूम है ना? नहीं सर फ्यूचर में इंटरेस्ट भी देना है, बट वो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो ना एग्जैक्ट, ना एक पैसा ज्यादा ना एक पैसा कम। सो लोन मॉनिटरी, डेटर मॉनिटरी, शॉर्ट टर्म लोन मॉनिटरी, लॉन्ग टर्म लोन मॉनिटरी। एग्जैक्ट आप बोल सकते हो कितना पैसा आएगा या कितना जाएगा, मॉनिटरी, अदरवाइज नॉन मॉनिटरी। खेल खत्म, सिंपल है। सो मॉनिटरी आइटम के लिए कौन सा रेट रहेगा, नॉन मॉनिटरी आइटम के लिए कौन सा रेट रहेगा, ये हम लोगों को AS11 बताएगा। वेट, मैंने अभी तक एक का भी रेट बताया नहीं है। रेट बहुत सारे हैं, भतेरे रेट है, भतेरे बहुत सारे, यस और नो। तो अभी मैं रेट नहीं बताऊंगा एक भी, रेट एक साथ एक ही टेबल के अंदर में एक साथ सारे रेट लिख करके दूंगा। बट पहले आपको स्टैंडर्ड का थीम तो समझ में आना चाहिए, नहीं तो पता चला कौन से आइटम के लिए ये स्टैंडर्ड है वही समझ में नहीं आया, डायरेक्ट रेट लिखवा के दे दिए, सब गोबर कर दोगे फिर। इसलिए पहले समझो कि स्टैंडर्ड्स का कहना क्या है। आ जाओ फिर से आना इधर। सो मॉनिटरी आइटम, नॉन मॉनिटरी आइटम। सो देखो कितने रेट हो गए अभी तक। ट्रांजैक्शन जब पहली बार होगा फॉरेन करेंसी में तो कौन से रेट पे या कौन सी डेट रहेगी इनिशियल रिकॉग्निशन के समय, वो एक्चुअल रेट। फिर सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट यानी बाद का, किसके बाद का, इनिशियल रिकॉग्निशन के बाद का। देखो क्या लिखा है, सब्सिक्वेंट टू इनिशियल रिकॉग्निशन, तो उसके बाद कौन सा रेट रहेगा। अब जब सब्सिक्वेंट की बात आती है, सर सब्सिक्वेंट यानी इनिशियल रिकॉग्निशन के बाद, सर इनिशियल रिकॉग्निशन के बाद मतलब कितना बाद, बैलेंस शीट बनाने तक का। ट्रांजैक्शन हुआ 1 जुलाई को, एक्चुअल रेट 1 जुलाई का, उसके बाद ये इनिशियल रिकॉग्निशन हो गया। 1 जुलाई को ट्रांजैक्शन हुआ था, फॉरेन करेंसी में लोन लिया होगा, दिया होगा, कुछ भी किया होगा। सो जो ट्रांजैक्शन डेट है उस दिन का रेट ले लेंगे। इनिशियली रिकॉग्नाइज करना है एक्चुअल रेट पे, बोलो इनिशियली जब पहली दफा ट्रांजैक्शन होता है तो कौन सा, एक्चुअल रेट। फिर पहली दफा के बाद, इनिशियल रिकॉग्निशन के बाद यानी कहां पे, रिपोर्टिंग डेट यानी फिनेंशियल स्टेटमेंट का डेट। तो जब फिनेंशियल स्टेटमेंट की बात आ जाती है तो वहां पे रुको, अब वहां पे रुक जाना, फिर वहां पूछना ये आइटम बता तो मॉनिटरी है कि नॉन मॉनिटरी। तो मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी सवाल कहाँ आ रहा है, आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन। मॉनिटरी है कि नॉन मॉनिटरी है, ये सवाल कहाँ आ रहा है, आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन। आप बाकी सारे बच्चों से हटके अलग खड़े हो जाओगे क्योंकि आप स्टैंडर्ड डीप में पढ़ रहे हो। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड ऊपर ऊपर से पढ़ के छोड़ देते, और स्टैंडर्ड कितने मार्क्स के, 20, थ्योरी 60-70%, 30% प्रैक्टिकल, क्योंकि सारे स्टैंडर्ड में प्रैक्टिकल नहीं ना, बहुत सारे स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग वाले हैं, है ना। आ जाओ। सो मॉनिटरी है कि नॉन मॉनिटरी है। उसके बाद एक्सचेंज डिफरेंसेस इन द मॉनिटरी आइटम। अब एक्सचेंज डिफरेंस का क्या करना है, सर एक्सचेंज डिफरेंस मॉनिटरी आइटम का एग्जांपल दो, अभी देता हूं, पहले रुको। मॉनिटरी आइटम, डेटर मॉनिटरी आइटम, क्रेडिटर ये भी मॉनिटरी आइटम। डेटर कितना पैसा लेना है ये पता है, मॉनिटरी।
क्रेडिटर कितना पैसा देना है ये भी बताए, ये भी मॉनिटरी आइटम। मॉनिटरी में हर बार जरूर नहीं कि एसेट ही आएगा, लाइबिलिटी एसेट कुछ भी आ सकता है। एग्जैक्ट कितना पैसा लेना है या एग्जैक्ट कितना पैसा देना है आपको बताए, या फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो, वो मॉनिटरी आइटम है। जिससे कितना पैसा आएगा या कितना जाएगा बोल सकते हो, मॉनिटरी। सो नॉन मॉनिटरी, सॉरी मॉनिटरी आइटम है। मैंने किसी को लोन दिया हुआ है, ये लंदन में रहती है, इसको लोन दिया $10,000। जिस दिन लोन दिया उस दिन का रेट था 50 रुपए। बैलेंस शीट डेट के दिन मुझे इस डेटर को मेरे बैलेंस शीट के एसेट में दिखाना है, लेकिन उस दिन का रेट कितना है, 40 रुपए। अरे रे, $10,000 दिया था। जिस दिन लोन दिया तब 50 का रेट था, मतलब इसको $10,000 देने के लिए मैंने मार्केट में जाके डॉलर खरीदे और $1 के लिए कितना दिया, 50 रुपए, और इसको मैंने पैसे दे दिए। अब ये मुझे वापस क्या करेगी, डॉलर ही ना। और ये जब मुझे डॉलर वापस करेगी तो ये कितने डॉलर देगी, $10,000। और जब मैं $10,000 को फिर से रुपये में कन्वर्ट करूंगा तो कितना मिल रहा है, 40। सो दिया था जब 50 का रेट था, आ रहा है तब 40 का रेट है। पर डॉलर 10 का नुकसान हो गया क्या? तो वो नुकसान में कैसे रिकॉग्नाइज करूंगा, मॉनिटरी आइटम का। डेटर मॉनिटरी आइटम, और बैलेंस शीट डेट के दिन जब मैं डेटर बैलेंस शीट में दिखा रहा था, उस दिन का बैलेंस शीट डेट का रेट था 40 रुपए। फिर मैंने सोचा दिया जब 50 का रेट था, आने वाला 40 ही है, $10 रुपए पर डॉलर का लॉस है। 10,000 इंटू 10, 1 लाख रुपीज का लॉस है। कहाँ रिकॉग्नाइज करेंगे, P&L के डेबिट में। मैं नहीं बोल रहा हूं वैसे, AS 11 बोल रहा है। देखो तो, एक्सचेंज डिफरेंस ऑन द मॉनिटरी आइटम, ऑन द मॉनिटरी आइटम। P&L के डेबिट। सर अभी किस पर्पस के लिए, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा क्या? हाँ, कौन सा मॉनिटरी आइटम किस पर्पस के लिए था। ट्रेडिंग पर्पस भी हो सकता है, स्पेक्यूलेटिव भी हो सकता है। सर ट्रेडिंग और स्पेक्यूलेटिव, ये मेरी लंदन की फॉरेन कस्टमर है, इसको मैंने एडवांस में दिया है, ये ट्रेडिंग पर्पस है। या फिर मैंने इंडिया में एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट परचेज किया सस्ते रेट में और महंगे में इसको बेच दिया, ये स्पेक्यूलेटिव पर्पस है। अरे शेयर कम रेट पे खरीद के ज्यादा रेट पे बेचना, स्पेक्यूलेटिव। सर आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीदा, मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सुना है आपने इसके पहले? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या रहता है, आज के डेट में फ्यूचर के डेट के कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना, रेट आज ही फाइनल कर देना। मेरे पास में एक असेट है, सिद्धि आई मेरे पास, बोली कि सर ये असेट मुझे चाहिए। मैंने बोला ये ले 100 रुपये में। इन्होंने बोले नहीं सर आज नहीं चाहिए, 2 महीने बाद लेके जाओगी। ओके, 2 महीने बाद लेके जाएगी तो 102 रुपये। तो इसने बोली सर लॉक कर दो प्राइस 102 की, मतलब आज ही इसने 2 महीने बाद का रेट फाइनल कर दिया। इसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया आज, बट वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कब होगा, ऑन सम फॉरवर्ड डेट, फ्यूचर डेट। ये हो गया हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसने मेरे साथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया कि 2 महीने बाद हरीश मथारिया ये असेट सिद्धि को 102 में बेचेगा। मैंने साइन किया। अब 2 महीने बाद इसके रेट अगर 200 रुपए भी हो गए तो मुझे झक मार के इसको कितने में बेचना पड़ेगा, 102 में, क्योंकि मैंने ऐसा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया इसके साथ। तो इसने वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन करके मेरे से वो ले लिया। और कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, 2 महीने बाद मेरी ऑब्लिगेशन क्या है, मुझे ये चीज को 102 में इसको बेचना पड़ेगा। अब सिद्धि ने क्या किया, वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, क्या नाम है आपका, पारुल, याद आया, पारुल को बेच दिया। पारुल को बोला कि ये जो चीज है ना, 2 महीने बाद इसके रेट 500 रुपए होने वाले हैं। पारुल बोले बाप रे इतना। बट ये सिद्धि उसको बोली मैं तुझे चीज 2 महीने बाद 500 होंगे, लेकिन ये चीज मैं तुझे 2 महीने बाद 200 रुपए में दिलवा सकती हूँ। पारुल बोली ला यार दिलवा दे। तो इसने मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था ना, जो मेरे से लिया था 102 का, यस और नो, वो पारुल को कितने में बेचा, 200 में। ध्यान देना, काम की चीज है। ये देखो मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कितने में खरीदा था, 102 में। पारुल को कितने में बेचा, 200 में। यस और नो। इसने कितना प्रीमियम कमाया उस पे, 98।
बरोबर है क्या? सो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट है। अब यही कॉन्ट्रैक्ट अगर फॉरेन करेंसी में है तो ये 98 को किस रेट पे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए AS11। कुछ बात समझ में आई क्या? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किसी फॉरेनर के साथ हुआ तो यस और नो, आपने तो डिसाइड कर लिया, बट वो रेट कन्वर्ट भी तो करना पड़ेगा। अब तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दो पर्पस के लिए, तो ट्रेडिंग पर्पस है कि स्पेक्युलेटिव है। अभी वाला जो एग्जांपल था, वो सिद्धि ने जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में से खरीद के बेचने के लिए खरीदा, वो स्पेक्युलेटिव पर्पस है। मेरा और सिद्धि का चलते रहता है, हम दोनों आपस में सप्लायर डेटर, सप्लायर डेटर है। तो वो जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं माल के लिए, वो ट्रेडिंग पर्पस है। आगे किसी को बेचने के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं खरीदा, मतलब वो स्पेक्युलेटिव नहीं है। तो स्पेक्युलेटिव पर्पस है कि ट्रेडिंग पर्पस है, ये हम लोगों को डिसाइड करना होगा। कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आ रही है क्या? AS11 की 2-5%, थोड़ा सा स्टैंडर्ड के हम लोग एक 4 फीट गहराई में आए अभी। सो आपको ये स्टैंडर्ड्स का इतना डिस्कशन सुन के ये ज़रूर समझ में आया होगा कि स्टैंडर्ड आपको किस चीज़ में हेल्प करेगा। तो जो भी आपके फॉरेन करेंसी के ट्रांजैक्शंस है, उन ट्रांजैक्शंस को किस रेट पे कन्वर्ट करना है, और कन्वर्जन के बाद जो भी प्लस माइनस होगा उसका रिकॉग्निशन कहाँ करना है। सो रेट एंड रिकॉग्निशन, रेट एंड रिकॉग्निशन। कुछ बात समझ में? पक्की बात? थोड़ा सा आ जाओ स्टैंडर्ड पे एक बार। ध्यान देना, अरे आगे ध्यान दे बेटा, इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड, बाकी स्टैंडर्ड से बड़ा है तो ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को संभालना। AS11 deals with the reporting of foreign exchange transactions in the financial statement. An enterprise may carry on the activities involving the foreign exchange in two ways. Firstly, it may have a transaction in foreign currency, and secondly, it may have a foreign operation. मैंने दोनों भी बताया। फॉरेन ऑपरेशन सिद्धि सिजलर लंदन, या फिर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, मैंने किसी फॉरेनर को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बेचा, खरीदा, या फॉरेन से लोन लिया, फॉरेन ट्रांजैक्शन। मेरी फॉरेन में ब्रांच है, फॉरेन ऑपरेशन और फॉरेन ट्रांजैक्शन। दोनों केस में फॉरेन एक्सचेंज करेंसी से रिलेटेड प्रॉफिट लॉस, या फिर आपने किस रेट पे शो करना है, या उसकी ट्रीटमेंट, इसके बारे में कौन गाइड करता है? AS11। मेरा फॉरेन में कोई ब्रांच है तो वो मेरा फॉरेन ऑपरेशन है। तो फॉरेन ऑपरेशन को मेरे बैलेंस शीट में कैसे मैं अमलगमेट करूं, मर्ज करूं, उसके लिए भी हमें रेट बताएगा। या फिर कोई मैंने फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में एंटर किया तो उसके लिए भी उसका रेट और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ। सर ये प्रॉफिट लॉस क्यों होता है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में, तुम बताओ? क्योंकि रेट प्लस माइनस होते रहते ना। रेट अगर सेम रहते तो कोई बात ही नहीं थी, ये तो स्टैंडर्ड ही नहीं आता। ये स्टैंडर्ड का वजूद किस भरोसे पे है? क्योंकि रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं। यस और उसके बाद स्कोप, AS11 डील्स विथ ट्रांजैक्शन इन फॉरेन करेंसी, ट्रांसलेट करना। देखो मैंने सिद्धि सिजलर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करने की कोशिश की थी ना इंडियन करेंसी में। सो ट्रांसलेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फॉरेन ऑपरेशन सिद्धि सिजलर टू रिपोर्टिंग करेंसी इंडियन रूपी, एंड अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन इन द नेचर ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अभी जो लास्ट में एग्जांपल दिया था भाई साहब, तो ये ही एक चीजें अपने चार्ट में दिखेगी आपको सारी। यहाँ पे वेक थ्योरी सेंटेंसेस है, तो ये ध्यान रखना। AS11 डील्स विथ, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ AS11 और AS11 डील्स विथ, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, एग्जाम में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन। आगे आ जाओ। स्टैंडर्ड हाउएवर डज नॉट कवर द फॉलोइंग इशू। सर स्कोप पूछा तो क्या सिर्फ 3 पॉइंट ही लिखना है? नो, स्कोप पूछा तो ये भी लिखना है क्या आता है, और ये भी लिखना है कि क्या नहीं आता है। देखो नॉट कवर्ड, बताओ। इट डज नॉट स्पेसिफाई द करेंसी इन विच द एंटरप्राइज शुड प्रेजेंट इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
मैंने आज तक पूरे स्टैंडर्ड में, अभी जब से हम लोग पढ़ रहे तब से लेके अभी तक मैंने ये बताया कि AS11 ने बस ये रेट फाइनल, ये करेंसी फाइनल कर दी, सबने रुपये में ही दिखाना है। नो, AS11 क्या बोलता है, रिपोर्टिंग करेंसी में कन्वर्ट करना है। और मैंने पहले बताया था रिपोर्टिंग करेंसी इंडिया में है तो रुपी, लंदन में है तो डॉलर, यूएस में तो यूएस डॉलर, दुबई में है तो दिरहम। यस और नो? सो ये AS11 कभी भी आपको करेंसी फाइनलाइज नहीं करता है कि कौन सी करेंसी आपने यूज करना है। दूसरा, रीस्टेटमेंट ऑफ द एंटरप्राइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम इट्स रिपोर्टिंग करेंसी इनटू अनदर करेंसी। AS11 वन वे है। अरे इसका दूसरे पॉइंट का मतलब है, हिंदी में बता रहा हूं, AS11 वन वे है। फॉरेन करेंसी से रिपोर्टिंग में कन्वर्ट करने के लिए AS11 है, रिपोर्टिंग से फॉरेन में कन्वर्ट करने के लिए AS11 नहीं है। वन वे, टू वे नहीं है। बड़ा प्यारा थ्योरी क्वेश्चन सेट होता है, काफी बार पूछा हुआ, स्कोप ऑफ AS11। बच्चों को स्कोप ही पता नहीं रहता, यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हो, वन वे। प्रेजेंटेशन ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट of cash flows arising from the transactions in the foreign currency and translation of cash flow of a foreign operation। अगर AS3 के अंदर में कवर हो रहा है तो जबरदस्ती AS11 ने अपनी टांग बीच में नहीं घुसाना है, चुप बैठना है। सर मतलब, अरे बाबा, अगर कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो वहां पे ये AS11 जनरल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काम नहीं करेगा। जैसे आपका जनरल राइट है, आप रोड पे घूम सकते हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूना में आया हुआ है, उसकी सभा है, उस समय रोड ब्लॉक है, तो वहां जाकर के आप आपके जनरल राइट का रोना नहीं गा सकते, मेरा राइट है, रोड पे घूम सकता हूँ। हाँ भाई, जनरल, आज स्पेशल सिचुएशन है तो यहाँ पे आज का ये रूल अप्लीकेबल है। तो जब कभी भी किसी चीज के लिए स्पेशल स्टैंडर्ड या स्पेशल रूल आ जाता है तो वहां पे वो जनरल को ओवरराइड कर देता है। यस और नो? एंड लास्ट में, अगर कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है तो उसके लिए AS11 फॉलो नहीं करना है, जो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड ने बोला वैसा। और लास्ट में, एक्सचेंज डिफरेंस फ्रॉम द फॉरेन करेंसी बोरोइंग टू द एक्सटेंट बोरोइंग्स अगर AS16 में कवर्ड हो रही है तो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड AS3 और 16, दैट्स इट। तो स्कोप ध्यान रहेगा सभी को। 2 पॉइंट तो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड की, 2 तो वही खत्म हो गए, और एक वन वे वाला हो गया, 3 यही खत्म हो गए, 1 2 3। और पहला वाला सबसे आसान है, पहला वाला तो इसने कभी भी कोई करेंसी फाइनलाइज नहीं किया, बोला है बस रिपोर्टिंग करेंसी, कभी रुपये में बात नहीं करेगा। AS11 में कभी भी कहीं पे भी आपको रुपया डॉलर वर्ड नहीं दिखेगा, ऐसा वर्ड मिलेगा फॉरेन करेंसी, रिपोर्टिंग करेंसी, फॉरेन रिपोर्टिंग। पूरे AS11 में कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं बोलेंगे कि इसको रुपये में दिखाओ, इसको डॉलर में, नो। तो ये 2-4 पॉइंट है स्कोप में जो कवर नहीं होता। और क्या कवर होता है? ये 3, फॉरेन करेंसी, फॉरेन ऑपरेशन, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। यस और नो? कुछ बात समझ में आई सभी को? सो AS11 का क्या इतना पार्ट आपको आज समझ में आया? काफी है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। AS11 पे एग्जाम में क्वेश्चन है, मेरे से लिख लो, लिख लो, 6 नंबर का AS11 पे लिख के मेरे को एग्जाम पेपर होने के बाद व्हाट्सअप कर देना कि सर आपने बोला था 6 का, लेकिन आप गलत थे, 8 नंबर का आ गया। यस और नो? मिनिमम 6 मार्क का आएगा, मैक्सिमम 8-10 नंबर का। AS11 वेरी इंपॉर्टेंट। सर इंपॉर्टेंट होने के पीछे की वजह, सिद्धि का सवाल, क्योंकि आप जो